हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सभी लोग वीडियो से सही से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और फीडबैक आप अपना शेयर करते रहें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। समझ आ रहा है तो लाइक करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें और वीडियोस शेयर करें, और अपनी क्वेरीज को हमेशा कमेंट बॉक्स में डालते रहें। तो आज के वीडियो में नया क्या है हमारे लिए। हाँ, आज क्या करने वाले हैं हम। तो आज जो है ना, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स चैप्टर का। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम जो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो मटेरियल चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अगर मटेरियल चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि इस टॉपिक में से आएंगे। करेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखते हैं आज के टॉपिक में आज हमारे लिए क्या है मटेरियल्स चैप्टर में से। और सबसे पहले मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बेटा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। जैसा कि मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क भी कर रखा है कि हाँ जी, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। अभी तक बेटा हमने क्या सीख लिया। अभी तक जो है ना, हमने सीखा कि जब भी मटेरियल हम बाय करते हैं तो मटेरियल की जो इफेक्टिव कॉस्ट है या लैंडेड कॉस्ट है वो कैसे निकालते हैं। राइट। और इसके अलावा हमने सीखा कि अगर हमें स्टोर्स लेजर या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ जाए तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंटिंग बनाने के लिए जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो कैसे होती हैं, जनरल एंट्रीज की स्कीम क्या है, वो कैसे हम करेंगे। राइट, ये सीख लिया हमने। करेक्ट बात है। अभी उसी का एक्सटेंडेड वर्जन, जिसका मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट का एक्सटेंडेड वर्जन, कि लाइक हमारे पास तो मटेरियल की क्वांटिटीज भी आती हैं, उसके साथ मटेरियल के प्राइसेस भी होते हैं जो आपने किस प्राइस पे जो इफेक्टिव आपकी कॉस्ट है बाय आपने किया है। तो उन दोनों चीजों का को इंक्लूड करके हम कैसे, क्या इशू हो जाता है, क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ, और उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशन उसका कैसे ढूंढते हैं। राइट। तो क्यूरियोसिटी ज्यादा नहीं बढ़ाते, स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ इशू क्या है जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इशू हमारे साथ क्या है। अनटिल अनलेस वी अंडरस्टैंड कि इशू क्या है, हमें नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली उस इशू का सोल्यूशन क्या है। करेक्ट। आज पहले हम इशू समझेंगे कि हमारे साथ इशू क्या है इस टॉपिक के लिए, क्यों ये टॉपिक हमें पढ़ाया जाता है, क्यों ये रेलिवेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इशू समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इशू है बेटा ये कि ये हमारा एक फैक्ट्री कंपाउंड है। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट्री कंपाउंड। नॉर्मली इसी तरह के फैक्ट्री कंपाउंड्स होते हैं। और फैक्ट्री कंपाउंड्स में नॉर्मली दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा वेयर हाउस, ये वेयर हाउस दिख गया आपको। राइट। और दूसरा होता है बेटा हमारा वर्कशॉप। वेयर हाउस जहां पर टेक्निकली मटेरियल इन्वेंट्री स्टोर होती है, और वर्कशॉप जहां उस इन्वेंट्री पर काम करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। तो होपफुली यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ, सारे बच्चे बहुत समझदार बैठे हैं, है ना। तो फिर भी मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया कि वेयर हाउस और वर्कशॉप का मतलब क्या है। दिस इज अ फैक्ट्री कंपाउंड जहां पर ये दोनों चीजें हैं। होपफुली समझ आया। ये है हमारा फैक्ट्री मैनेजर कह लो। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर तो नहीं, मैं फैक्ट्री मैनेजर नाम देता हूँ। ये है हमारा फैक्ट्री मैनेजर, जो इस पूरे कंपाउंड को देखता है, इस पूरे कंपाउंड का कंट्रोल इसके पास। राइट। ये है हमारे कुछ लोग। ये कौन है? ये है हमारे सप्लायर्स, जहां से हमें रेगुलरली सप्लाई होती है। सप्लायर वन, सप्लायर टू, सप्लायर थ्री। ये लोग हमें रेगुलरली हमारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री सप्लाई करते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो दीज आर थ्री सप्लायर्स। अब बात क्या है, ये सप्लायर्स हमें रेगुलरली सामान सप्लाई करते रहते हैं। तो जैसे अब मैं वुड का ही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि हम शुरुआत से ही वो चेयर और वुड को लेकर के
हमने स्टार्ट किया है। तो मान लो ये सप्लायर है, सप्लायर 1, इससे एक वुड का बंडल आया $5 में, राइट। फैक्ट्री मैनेजर ये रिसीव करेगा और क्या करेगा, इसे वेयर हाउस में डलवा देगा, गया, है ना। देखा, भाई रिपीट में पीछे जाता हूं, क्या कि इससे $5 का मेरा एक बंडल आया, फैक्ट्री मैनेजर ये रिसीव करेगा और उसे वेयर हाउस में ये डलवा दिया, ये गया वेयर हाउस, राइट। इसके बाद सप्लायर 2 से भी एक वुड का बंडल आया जो $4 का था, और वो बंडल जो है वो भी फैक्ट्री मैनेजर ने रिसीव करके वेयर हाउस में डलवा दिया। फिर सप्लायर 3 से भी एक वुड का बंडल आया जो $6 का पड़ा। ध्यान से प्राइसेस को ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ अपने आंख कान खुले रखने हैं विद योर माइंड, दिमाग के साथ, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी, जब तक आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि सोल्यूशन क्या है, राइट। तो ये तीसरे सप्लायर से सामान आया $6 का एक बंडल, और ये भी फैक्ट्री मैनेजर ने डलवा दिया। उसके बाद ये क्या हुआ, फिर प्रोडक्शन के लिए टेक्निकली भाई सामान आता जा रहा है, आता जा रहा है, वेयर हाउस में स्टोर होता जा रहा है, अब कभी ना कभी तो सामान की जरूरत भी पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन के लिए उस सामान की जरूरत पड़ी, और ये वेयर हाउस से सामान बाहर आया और ये सीधा गया कहाँ, वर्कशॉप पर, अंदर यूज हो गया, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सप्लायर सेकंड से और सामान आया, एक बंडल आया $4.5 के प्राइस पर, फैक्ट्री मैनेजर ने रिसीव किया, फिर ये वेयर हाउस में गया। उसके बाद फिर वर्कशॉप में जरूरत पड़ी सामान की, वेयर हाउस से सामान इशू हुआ और सीधा वर्कशॉप में चला गया काम के लिए। फिर सप्लायर 3 से $7 का एक और बंडल आया, वेयर हाउस में गया। देन सप्लायर ए से दोबारा एक 5.75 का बंडल आया, ये दोबारा से वेयर हाउस में गया, और फिर वेयर हाउस से जरूरत पड़ी वर्कशॉप को, सामान निकला और सीधा वर्कशॉप में गया। तो व्हाट इट मीन्स के रेगुलरली फैक्ट्रीज में होता क्या है, सप्लायर्स सामान देते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं, सामान पहुंचाते रहते हैं, है ना। और वो रेगुलरली सप्लायर्स से जो सामान आता है वो फैक्ट्री मैनेजर रिसीव करके वेयर हाउस में डलवाता रहता है। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है, सिंपल एक ही प्रोडक्ट आपको दिख रहा था, एक ही रॉ मटेरियल दिख रहा था, वुड का बंडल, जिसका प्राइस हमेशा अलग अलग था। रीजन क्या, रीजन क्या क्या प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, हो सकता है प्राइसेस भी फ्लक्चुएट हो सकता है बिल्कुल के परचेज प्राइसेस भी अलग अलग हो। पर अभी हमने देखो, मैंने पहले भी बताया था कि लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल या इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ मटेरियल वैसे तो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन कई बार उसका जो लिंक है वो करता है बहुत सारी चीजों के साथ, इसीलिए उसे जानना जरूरी है। तो याद करो जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था कि लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता, उसके अंदर क्या क्या होता है, जीएसटी भी होगा, उसके अंदर पैकिंग की कॉस्ट भी होगी, डिस्काउंट माइनस हुए हुए होंगे, और बहुत सारी चीजें, जहां पर हमने फ्रेट पढ़ा, जहां पर हमने ट्रांजिट इंश्योरेंस पढ़ा, दुनिया भर की चीजें उस प्राइस में इंक्लूडेड होती हैं। और ये जो प्राइस आपको शो हो रहा था $4.5 4.75 डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइसेस आ रहे थे, दिस इज अज्यूम्ड टू बी एन इफेक्टिव कॉस्ट, यानी कि सब मिला करके ये कॉस्ट है, ये इतने की आई। और ये हर बार के परचेज पर क्या अलग हो सकती है, हाँ या ना, हाँ सर अलग हो सकती है, क्योंकि हर बार ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग आती है। परचेज प्राइस तो डेफिनेटली फ्लक्चुएट हो ही सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग आती है, ट्रांजिट इंश्योरेंस की कॉस्ट अलग आ सकती है, पैकिंग की कॉस्ट अलग आ सकती है, और सब कंपोनेंट को मिला करके अल्टीमेटली परचेज की इफेक्टिव कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। सो दैट मीन्स रेगुलरली एक टाइप का मटेरियल हमारे फैक्ट्री में वेयर हाउस में आ रहा है, लेकिन हर बार सिमिलर मटेरियल होने के बावजूद भी उसकी कॉस्ट हर बार जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो अलग अलग हो सकती है। अब रेगुलरली आ रहा है और रेगुलरली वर्कशॉप में इश्यू हो रहा है, वर्कशॉप को ये मटेरियल इश्यू करा जा रहा है, प्रोडक्शन तो रुकता नहीं है, प्रोडक्शन चलता रहता है। अब क्वेश्चन क्या है सर, इतनी कहानी तो समझा दी आपने, नाउ यू टेल अस कि क्वेश्चन क्या है, राइट।
तो क्वेश्चन है बेटा ये कि वर्कशॉप से ये प्रोडक्ट्स निकले, और वुड गई है तो वुडन प्रोडक्ट्स निकलेंगे। 2 चेयर ये आ गया कंपाउंड में रख दी, और एक कैबिनेट ये कंपाउंड में रख दी। ठीक है, अब फैक्ट्री का ये प्रोडक्शन है, आउटपुट है हमारा। कुछ बंडल्स ऑफ वुड गए थे, और कुछ बंडल ऑफ वुड से फैक्ट्री के वर्कर्स ने ये 2 चीजें बाहर निकाल के दी हैं कि 2 चेयर्स बनी है जी, और एक कैबिनेट बना है। यहाँ तक ओके है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, और प्रॉब्लम किसके लिए शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है कॉस्ट अकाउंटेंट की। देख रहे हो बेचारा पसीने से भीगा हुआ परेशान सा आदमी, हाँ, जिसके जो पेपर्स हैं जो इधर उधर उड़ रहे हैं ना, डस्ट पूरा अस्त व्यस्त है, 2 फोनों पे लगा हुआ है, बिल्कुल परेशान, और एक अलार्म बज रहा है साथ में। हाँ इतना परेशान ये क्यों है ना? ये कौन है पहले बताओ, ये कौन है? ये है हमारा अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, है ना? ये कॉस्ट अकाउंटेंट है, और इनका काम है इन चेयर्स और टेबल की कॉस्ट ऑफ, इन चेयर्स और कैबिनेट की, आई एम सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, है ना? अब ये इतना परेशान इंसान क्यों है? क्योंकि इससे पूछा गया है कि बताओ भाई बताओ, कितने डॉलर का मटेरियल कंज्यूम हमने कर लिया प्रोडक्शन में। अब आप बताओ कितने डॉलर का, क्योंकि अलग अलग प्राइस का मटेरियल आ रहा था रेगुलरली, है ना? कभी $4 का था, कभी $6 का था, कभी $5 का था, कभी 5.75 था, कभी 4.75 था। अलग 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 प्राइसेस का मटेरियल आ रहा था। अब मुझे ये बताना है, ऑल्दो डायरेक्ट था, इजीली क्वांटिफाइएबल आइडेंटिफाइएबल था, सब कुछ था, पर अब मुझे बताना है कि चेयर में और कैबिनेट में कितने रुपए का मटेरियल लगा अलग अलग। कि चेयर में कितने रुपए का, कितने डॉलर का मटेरियल लगा, और कैबिनेट में कितने डॉलर का मटेरियल लगा अलग अलग। अब ये परेशान है, कैसे बताए? आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो कितने का लगा? इस चीज को विजुअलाइज करो कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। राइट, जब तक हम उस विजुअलाइजेशन में नहीं जाते ना, तब तक प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए प्रोफेशनली भी पढ़ना है, और पेपर पास करने के लिए भी पढ़ना है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। राइट, ठीक है। सो मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कितना है? क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, इसीलिए परेशान है। और अगर पूछ ले भाई तेरे वेयर हाउस में कितने डॉलर का स्टॉक पड़ा है, कोई आंसर नहीं। ये तो पता चल सकता है कि कितने बंडल स्टॉक पड़ा है, पर कितने डॉलर का पड़ा है, वो बंडल कितने का खरीदा था, क्या है कहानी, कुछ नहीं। तो इसीलिए ये परेशान है। तो इशू क्या है जो हम इशू पढ़ने जा रहे हैं? अगेन, जब मैंने पीछे स्टार्ट किया था, हमारी जो पहली स्लाइड थी, पहली स्लाइड क्या थी? आई एम जस्ट गोइंग बैक, है ना? और वो पहली स्लाइड क्या थी बेटा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। इशू यही है कि इतना सामान जो फैक्ट्री में रेगुलरली आ रहा है, रेगुलरली यूज भी होता जा रहा है, तो जो आ रहा है सामान, उसमें से कितने डॉलर का, कितने रुपए का सामान यूज हमने कर लिया ये पता लग जाए, और कितने रुपए का, कितने डॉलर का बचा है ये पता चल जाए। ये बाइफरकेट करना मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। इसके लिए मैं ये पूरा सेक्शन मटेरियल्स चैप्टर का पढ़ रहा हूं। आई होप के आपको ये समझ आ गया है कि इशू क्या है। राइट, तो मैं एक बार जल्दी से इशू दोबारा से समझा देता हूँ। ये फैक्ट्री, ये वेयर हाउस, ये वर्कशॉप, कुछ सप्लायर्स, लगातार सामान आ रहा है वेयर हाउस में जा रहा है, लगातार आ रहा है वेयर हाउस में जा रहा है ना? वेयर हाउस से वर्कशॉप में जा रहा है, फिर सामान आ रहा है, फिर वेयर हाउस में जा रहा है, फिर वर्कशॉप में जा रहा है, फिर सामान आ रहा है वेयर हाउस में जा रहा है, फिर सामान आ रहा है वेयर हाउस में जा रहा है, फिर सामान वर्कशॉप में जा रहा है, और उसके बाद अल्टीमेटली कुछ फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आए। और अकाउंटेंट के लिए ये इश्यू बन गया कि बताओ कितने रुपए का सामान लग गया और कितने रुपए का बच गया। होपफुली इश्यू समझ में आ गया, है ना? अब इशू है तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होगा। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अब हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चा, और देखेंगे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है ना? इशू, अच्छा ये मैंने इशू को दोबारा से लिख रखा है ना? वही चीज मैंने समझा दी है, स्लाइड पर देख लो कि इशू क्या है। दोबारा से वही चीज है कि मटेरियल में हैव बीन परचेज्ड एट डिफरेंट टाइम्स, बार बार, एट डिफरेंट प्राइसेस, वेयर विद वेराइंग डिस्काउंट्स एंड टैक्सेस एटसेट्रा, और मल्टीपल परचेज रेट्स हो सकती हैं स्टॉक में,
जिसकी वजह से हमें एक इशू आएगा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितनी है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये प्रॉब्लम, ये इशू मेरा है, राइट। तो इशू को मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि आपको एक बारी वो अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है तो टेक्निकली वो नोट्स बना ले, है ना, देख के वीडियो को पॉज करके नोट्स बना ले कि इशू ये, राइट, ठीक है, इसीलिए ये लिख भी दिए, करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है भाई अब हम करें क्या, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड इन्वेंटरी। कैसे हम इसकी वैल्यूएशन करें बच्चे, किस तरीके से वैल्यूएशन करी जाए। तो वैल्यूएशन करने के लिए जो इशू है हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उसको उस इशू के रेजोल्यूशन के लिए कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स के नाम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कौन कौन से मेथड, एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड या स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, दोनों एक ही बात है। देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या लीफो। वेटेड एवरेज मेथड्स भी होते हैं जिसके अंदर क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज CWA या पीरियोडिक वेटेड एवरेज PWA, राइट। आपके सिलेबस में लगभग ये इतने मेथड्स हैं, ठीक है, जो आपको इस समस्या का समाधान करने के लिए सजेस्ट किए गए हैं कि भाई ये मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स आल्सो, बट आपके सिलेबस में इतने ही, करेक्ट, ठीक है। तो इतने को हम पढ़ते हैं, एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज और पीरियोडिक वेटेड एवरेज, करेक्ट, ठीक है। वेटेड एवरेज को बेसिकली हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, क्यूमुलेटिव और पीरियोडिक, करेक्ट। तो करते हैं आगे, आगे बढ़े तो हमें सबसे पहले आया बच्चा एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड। एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, कहता है भाई क्यों परेशान हो रहे हो ना, हर एक तुम्हारे पास बहुत सारे बंडल आए हैं, उसमें से देख लो कौन सा लगाया है कौन सा बच गया है, ऐसा है ना। तो क्या मतलब, देखते हैं। कहते हैं अंडर दिस मेथड मटेरियल्स आर इशूड टू जॉब्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जब निकालना है यूजिंग एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पर निकालना है ना, एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पर निकालना है। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव मेथड है बेटा, मतलब जनरली वी कैन नॉट अज्यूम कि हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है इस मेथड का। पर हाँ, कुछ जगहों पर छोटे कंसर्न्स में ये अप्लाई हो सकता है, इसीलिए पढ़ते हैं, क्योंकि टेक्निकली लॉजिकल तो बहुत है ना, लॉजिकल बहुत है, ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल मेथड है, सही है, लॉजिकल है, किया जा सकता है, पर एप्लीकेशन की टेक्निकल डिफिकल्टीज के चलते लोग इसे अप्लाई नहीं करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। तो एप्लीकेशन में क्या डिफिकल्टी है, कहता है दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन ईच लॉट ऑफ मटेरियल इज स्टोर्ड सेपरेटली, है ना। वेयर हाउस है, वेयर हाउस में आपके पास लगातार कई बारी वुड का बंडल आया, आपने हर एक बंडल अलग अलग रखा हुआ है, ऐसे ऐसे आपने हर एक बंडल अलग अलग रखा हुआ है कि भाई ये बंडल तो मेरा $5 का आया था, ये बंडल मेरा $5.75 का आया था, ये बंडल $4 का आया था, फिर सब $4.5 का, $6 का, $60 का, सारे बंडल अलग अलग रखे हुए हैं आपने आराम से, आपको पता है उसके ऊपर उनका MRP या इफेक्टिव प्राइस चिपका रखा है, हर एक बंडल के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये बंडल कितने कॉस्ट का आया था, जो कि टेक्निकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि एक जैसे प्रोडक्ट्स को लगभग एक ही जगह इकट्ठा करके मिला जुला करके रख दिया जाता है, जहां पर आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा रॉ मटेरियल कब और कितनी रेट का आया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, होपफुली यस, राइट, है ना। तो ऐसा कि कौन सा बंडल कितने डॉलर का आया था, ये आइडेंटिफाई करना बच्चे बहुत 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 मुश्किल है, पर हाँ, अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड लगा सकते हैं। दूसरा क्या कंडीशन है, इन कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली फॉर विच जॉब ऑर्डर एंड द सेम इज बीइंग यूज्ड, और ये भी आइडेंटिफाई हो जाए कि इनमें से कौन सा कौन से काम के लिए यूज हुआ। जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया भाई, दो बंडल दो चेयर बनाने में लगे हैं, और दो बंडल जो है एक चेयर बनाने में लगे हैं, एक $4 का बंडल है और एक $6 का बंडल है। टोटल ये जो बंडल्स हैं इनमें से $4 और $6 के बंडल से एक चेयर बन गई है ना।
तो अगर ये आइडेंटिफाई करना आसान है, जो कि अगेन एक डिफिकल्ट टास्क है प्रैक्टिकली, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई लाइक दिस कि वहां जाकर जब उनको प्रोडक्शन मैनेजर्स को भी और वर्कर्स को भी उनके को ये बताते फिरेंगे कि भाई ये इतने का बंडल था, ये इतने का इशू आया, ये इस जॉब पर इतने का जो है हमारा मटेरियल इशू हुआ, ये वाले लॉट में से सामान गया। लॉट ट्रेसिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन ह्यूज कंसर्न्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है अप्लाई करने में, राइट। तो दो चीजें, पहला कि हर एक यूनिट को अलग अलग स्टोर करके रखा गया है, और दूसरा ये बताना आपके लिए आसान है कि कौन से लॉट का माल आपने कौन से प्रोडक्ट को बनाने में लगाया है। अगर ये है तो आपको अब पता है आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितनी है। एक बंडल $4, एक बंडल $6, $10 का सामान हमने यूज कर लिया, और जो बचा इन्वेंट्री $5 का बचा है, 5.75, 4.5 और $60 का बचा है, टोटल $22.25 की इन्वेंट्री मेरे पास बची है। तब तो मैं इजीली ये काम कर सकता हूं अगर मैं एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड लगाता हूं तो, राइट। आई होप कि एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड हमें समझ आ गया कि होता क्या है ना, कि भाई हम क्या कर रहे हैं। लॉट ट्रेसिंग इज पॉसिबल, हमें पता है अलग अलग सामान स्टोर करके रखा हुआ है, हमें पता है कौन सा सामान किस जगह यूज हुआ है, तो हमारे लिए टास्क आसान है। बट दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंग फॉर ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस टू डू द प्रोसेस दिस वे ओनली, है ना। मुश्किल है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोलूंगा, है ना, पर डिफिकल्ट तो है ना, डिफिकल्ट है। तो उस डिफिकल्टी का सोल्यूशन फिर क्या है, क्योंकि एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखते हैं आगे कि एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड की एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड के। आपको क्या लगा कि एक्चुअल यूनिट कॉस्ट का जी ये तो फायदा होता होगा। सबसे पहले तो क्या फायदा लग रहा है, क्या फायदा लग रहा है बताओ सर, कैसे बताएं, वीडियो में है तो सोचो, सोच के पॉइंट्स लिखो, है ना, और उन पॉइंट्स को मिलाना, है ना। जो भी चीजें डिस्प्ले करूंगा तो सोचो, ठीक है। अग्री कि हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते, पर अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उस क्वेश्चन के आंसर को अपने पॉइंटर की तरह अपने रफ पैड पर या स्क्रिबलिंग पैड जो भी आपने रखा है उसके ऊपर आप नोट करें, और फिर आगे आने वाले पॉइंट्स के साथ मिलाएं क्या क्या आपका थॉट प्रोसेस वैसे ही चल रहा है, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट। बढ़े आगे, तो देखो क्या, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस टू स्पेसिफिक जॉब प्रेजेंट्स एक्चुअल एंड करेक्ट, है ना। कहता है सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जी एक्चुअल कॉस्ट और करेक्ट कॉस्ट होती है, कोई इसमें झोलझाल नहीं है, हमें पता है इतने का आया था, इतने का लग गया, सब कुछ एक्चुअल है, कोई भी इनकरेक्शन नहीं है इसमें, कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत है, सब सही है, राइट। इसके अलावा दिस मेथड इज बेस्ट suited फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। नॉन, अच्छा ये कहीं किसी किसी को बेस्ट सूट भी करता है, मतलब क्या क्या कहने का मतलब है कि नॉन स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मतलब क्या। नॉन स्टैंडर्ड मतलब जो प्रोडक्ट एक जैसे नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि अगेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जैसे कोई भी जो है मैन्युफैक्चरर या कोई जॉब वर्कर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर स्पेसिफिक ऑर्डर्स पर सामान बना रहे हैं, है ना। जैसे मैंने एक बारी याद हो अगर आपको, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आप डिजाइनर के पास जाते हो और बोलते हो कि जी मुझे कस्टमाइज्ड ड्रेस चाहिए। अब डिजाइनर से आपने बोला कि मुझे कस्टमाइज्ड ड्रेस चाहिए, तो डिजाइनर को पता है कि आपकी ड्रेस में कौन सा फैब्रिक लगा, है ना, ठीक है, स्टिचिंग कॉस्ट उसकी कितनी आई, ठीक है, मतलब मटेरियल के हम बात तो खैर मटेरियल की कर रहे हैं तो मटेरियल तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं इस चीज को, कि डिजाइनर को पता है कि कौन सा फैब्रिक लगा, कौन सी और एसेसरीज लगी उस ड्रेस को बनाने में, और उन एसेसरीज को खरीदने की, उस फैब्रिक को खरीदने की कॉस्ट क्या है। तो उसमें लॉट ट्रेसिंग पॉसिबल है क्योंकि कस्टमाइज्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है। लेकिन जहाँ जनरल प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, मैं कस्टमाइज नहीं, मैं स्टैंडर्डाइज्ड एक जैसी ड्रेसेस बना रहा हूँ जैसे स्टोर्स में मिलती हैं, एक जैसी ड्रेसेस में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। अब उनके लिए तो एग्जैक्टली क्या है कि वो डिफरेंट कलर और साइज तो है, लेकिन ड्रेस तो वो एक जैसी है, स्टैंडर्डाइज्ड ही है। उसके लिए सारा फैब्रिक इकट्ठा आ रहा है, सब कुछ इकट्ठा आ रहा है, और फिर वो सब में ही एक साथ लग रहा है। आप कौन सी ड्रेस में कौन से वाले लॉट का फैब्रिक लगा नहीं पता लगा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है।
है ना। और अगर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा कर भी दोगे ना, तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की कॉस्ट, मतलब आप कहोगे कि सर ये ड्रेस भी सेम है, ये ड्रेस भी सेम है, पर इस ड्रेस में तो मैंने 10 रुपए वाला मटेरियल लगाया था और इस ड्रेस में मैंने 15 रुपए वाला मटेरियल लगाया था, तो इसलिए इस ड्रेस की कॉस्ट कम से कम 10 और इसकी 15 होनी चाहिए, लेकिन दोनों सेम है। कस्टमर नहीं मानेगा भाई, नहीं मानेगा। इसीलिए प्रैक्टिकली तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड जो आपका एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड है, करना भी है तो आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स पर आप इसे अप्लाई कर सकते। समझ गए? होपफुली यस, है ना। ठीक है, करें आगे। डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अरे इतना काम कौन करेगा, बहुत मेहनत लगती है इसको करने में, ऐसी थोड़ी आराम से हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट व्हेन परचेजेस एंड इश्यूज आर न्यूमरस। जब बहुत नंबर्स में है तो इसको ऑपरेट करना, इसको अप्लाई करना भाई बहुत बहुत डिफिकल्ट है, हमारे बस की तो नहीं है इतना सोचना, इतना रखना। स्लाइट एरर इन पोस्टिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट। अगर एक भी गलती हो जाए तो फिर बहुत एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ सकती हैं, बहुत ट्रांसफर एंट्रीज पास करनी पड़ सकती हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि गलती कर देना तो आसान होता है, गलती को सुधारने में है ना जान निकल जाती है गलती। तो इसलिए गलती नहीं की पॉसिबिलिटी, अगर एक छोटी गलती भी हुई तो उसको सुधारने में बहुत मेहनत लगेगी, इसीलिए डिसएडवांटेज है ना। तो अब इन डिसएडवांटेजेस का सोल्यूशन क्या है? तो जो आगे के मेथड्स हैं, जो आगे के मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वो टेक्निकली इस मेथड की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर, राइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मेथड। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। पहला मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अच्छा, आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस में लगातार आपके साथ करा डिस्कस करता रहो ना। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, पहला मेथड, फीफो मेथड। तो ये क्या है, क्या कहता है, इसकी कहानी क्या है? कहता है दिस मेथड ऑपरेट्स अंडर द अजम्पशन, इस मेथड में एक अजम्पशन है, that materials which are received first are issued first. This is not practically possible, practical possibly मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो मटेरियल पहले आए वो पहले ही इश्यू हो, क्योंकि जब मटेरियल आपने सारा का सारा वो गुड एक साथ इकट्ठी कर दी, इकट्ठी रख दी, तो आपको क्या पता कि कौन सा गुड का बंडल पहले आया था, इसे पहले इशू करना है। दिस इज एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हमने बंडल उठाया है ना, वो वही उठाया है जो सबसे पहले आया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम ऐसा सही में नहीं कर रहे हैं जो पहले आया उसको पहले उठा के इशू कर रहे हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लॉट में से, सभी मटेरियल में से जो भी बंडल हमने पिक किया वो पहले वाला ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना। तो क्या है, दिस मेथड ऑपरेट्स अंडर द अजम्पशन, ये अजम्पशन है दैट मटेरियल्स व्हिच आर रिसीव्ड फर्स्ट, जो पहले आया था उसे पहले ही इशू किया होगा। मटेरियल कोई भी हो सकता है, पर हम मान रहे हैं जो पहले आया उसे पहले इशू किया होगा, ठीक है, राइट। और इसीलिए therefore the flow of cost of material should also be in the same order। और फिर हम जब इशू करते हैं मटेरियल, और जो कॉस्ट का फ्लो करते हैं, कॉस्ट को जो हम दिखाते हैं, वो इसी फर्स्ट इन जो पहले आया वो पहले इशू किया, इसके बेसिस पर कॉस्ट और इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं, राइट, ठीक है। The materials issued are priced at earliest cost price listed in the store ledger account। स्टोर लेजर अकाउंट में जो भी सबसे पहला प्राइस है, यानी कि जो पहले आया, उसको यूज करके हम मटेरियल्स को इशू करते हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बच्चा हम बनाते हैं उसको हम स्टोर्स लेजर बोलते हैं, और स्टोर्स लेजर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का एक्सटेंडेड वर्जन है ना। हमने लास्ट क्लास में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट पढ़ा था, अभी स्टोर्स लेजर पढ़ेंगे। स्टोर्स लेजर जो है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का एक्सटेंडेड वर्जन है, वैसा सही है, बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट वैसे ही होता है, पर थोड़ी सी एडिशनल चीजों के साथ, करेक्ट। तो स्टोर्स लेजर अकाउंट में हम इसको बनाते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, और फिर जो है अंडर फीफो मेथड रीजनेबली करेक्ट इफेक्ट ऑफ करंट प्राइसेस इज रिफ्लेक्टेड। इसको मैं 2 मिनट रुक करके बताऊंगा। एंड क्लोजिंग स्टॉक इट इज नॉट अंडरस्टेटेड, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको रुक के बताऊंगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से पहले बताऊंगा। पर अभी हमने एक अजम्पशन ये बोली है कि भाई जो पहले आया वो पहले निकला, इसके बेसिस पर हम काम करते हैं।
इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन, उसके बाद ये बचा हुआ फोर्थ पॉइंट, और फिर आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो मैं जरा अपना क्वेश्चन यहाँ पर खोलता हूँ। यहाँ मेरा क्वेश्चन आपके साथ शेयर्ड है, राइट। तो आपको बेसिकली दिख रहा होगा, ये तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, दिस वन, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, स्टोर्स लेजर अकाउंट, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा है ना, राइट, दिख रहा है। तो वैसे से ये सिचुएशन है कि मटेरियल आ रहा है, इशू हो रहा है, मटेरियल आ रहा है, इशू हो रहा है, ठीक है, और स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट, राइट। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है जी, एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके पास एबीसी लिमिटेड की कुछ इंफॉर्मेशन है, और कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का है, राइट। और एंडिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने का है, अप्लाइंग द फीफो मेथड, और फीफो मेथड आपको अप्लाई करना है, उससे निकालना है। फिर वही लिखा हुआ है कि कुछ ओपनिंग स्टॉक था, कुछ परचेजेस थी, फिर कुछ इशू हुआ, फिर परचेज हुआ, फिर इशू हुआ, फिर परचेज हुआ, यूनिट कॉस्ट दे रखी है, हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है ना। अब आपको स्टोर्स लेजर बनाने हैं। तो मैंने बोला था बच्चे, स्टोर्स लेजर लगभग आपका मटीरियल कंट्रोल अकाउंट की तरह ही है ना। और वो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की तरह कैसे है कि यहाँ पर भी आपको वही चीजें हैं कि मतलब थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है ना। यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि चीजें आ रही हैं, रिसिप्ट्स हैं, फिर चीजें इशू भी हो रही हैं, इश्यूज हैं, उसके बाद कुछ बच भी रहा है। अच्छा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में क्या था कि जो बैलेंस होता था वो आपका हर पीरियड के एंड में निकलता था। स्टोर्स लेजर और मटेरियल कंट्रोल अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका बैलेंस आप निकालेंगे। जब आप हर ट्रांजैक्शन के बाद बच्चा बैलेंस निकाल रहे होते हैं ना, इस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं, ये आगे भी आएगा पर फिर भी मैं लिख देता हूँ, इस सिस्टम को बच्चे हम बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री, तो थोड़ी सी राइटिंग खराब हो गई है, जरा मैं साफ लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, राइट, ठीक है। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस को निकालते हैं। तो स्टोर्स लेजर और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डिफरेंट कैसे है, कैसे डिफरेंट है कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस जो होता है वो एक पीरियड के बाद निकालते हैं, उसको बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है। और यहाँ पर परपेचुअल का मतलब कि हर ट्रांजेक्शन के बाद हम मटेरियल का बैलेंस निकाल रहे हैं। दूसरा, स्टोर्स लेजर में जो होती है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ वैल्यू होती है, सिर्फ वैल्यू होती है। स्टोर्स लेजर में पर यूनिट वैल्यू भी होती है, ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट्स भी होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स के कितना खरीदा, क्वांटिटी कितना खरीदा, कितना इशू हुआ, ठीक है। और पर यूनिट रेट भी होती है और टोटल वैल्यू भी होती है। तो दो एडिशनल चीजें स्टोर्स लेजर्स में होती हैं मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट से। बाकी प्रिंसिपल वैसा ही है, रिसिप्ट जो आया, फिर जो इशू हुआ, फिर जो बच गया हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। तो इसका फॉर्मेट आप थोड़ा सा देख लें, लर्न कर लें। मैं ये सारी चीजें, फालतू की चीजें मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें जो है टाइप करके करना है आगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप दिखे। तो यहाँ पर हमने जो है ये करना है, ये क्या करना है, ये हमारा क्या कि भाई स्टोर्स लेजर हमें बनाना है फीफो मेथड से। और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमारा कुछ जो है रिसिट्स की एंट्री करनी है जिसमें हर यूनिट, फिर इश्यूज और फिर बैलेंसेस भी हमें इस लेजर अकाउंट में लिखने का है, राइट। तो यहाँ जो है हम इसे करते हैं, करें, राइट। तो कर रहे हैं बच्चे इसको, कर लें, हाँ सर शुरू करो सर, ठीक है। तो यहाँ पर डेट वाइज कहता है जी, हमारे पास जो है कुछ डेट दिख रखी, लिखी हुई है ना। अच्छा, ये दिसंबर गलती से डल गया, मैं इसे मिटा देता हूँ, नॉट नीडेड एक्चुअली। जनवरी की डेट है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है। 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, ईयर कौन सा है इज नॉट मेंशन। 1 जनवरी से कहता है मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था,
ठीक है, जिस जो है आपका जिसके यूनिट्स थे 200 और पर यूनिट कॉस्ट थी $10 की, राइट। तो मैं 1 जनवरी का जो स्टॉक है वो बैलेंस वाले में लिखूंगा कि भाई मेरे पास 200 यूनिट्स थे, पर यूनिट कॉस्ट थी 10 की और वैल्यू थी मेरी कितनी, 2000। करेक्ट, यस ना, समझ आ गया कुछ इसमें सच ऐसा नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई करके ही लिखा। ठीक है, तो ये बैलेंस वाले कॉलम में मैंने लिख दिया कि 1 जनवरी को ये हालात थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहता है जी 10 जनवरी को मैंने कुछ परचेजेस करी। तो 10 जनवरी को मैंने कुछ परचेजेस करी, कितने यूनिट्स की, कहता है जी 400 यूनिट्स की परचेज करी, जिसका रेट था 12। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हुई $4800, है ना। तो $4800 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया। इशू इस दिन कुछ नहीं था। अब ध्यान से देखना, जब आप फीफो मेंटेन कर रहे हैं तो आप बैलेंस कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। अब 10 जनवरी को मेरे पास जो स्टॉक है, वैसे तो आप कहोगे कि सर 200 यूनिट पहले थे, 400 यूनिट अब खरीदे, 600 यूनिट का स्टॉक है। पर जब आप फीफो, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल लगा रहे हैं, तो आप कहोगे कि मेरे पास 200 यूनिट पहले के थे, 400 मैंने अभी खरीदे हैं। 200 यूनिट जो थे वो मेरे 10 की रेट वाले थे, 400 मेरे पास 12 की रेट वाले हैं, और अभी मेरे पास जो टोटल स्टॉक है उसकी वैल्यू है 2000 प्लस 4800, वो मैं इकट्ठा लिख देता हूँ। ठीक है, इकट्ठा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा लिख देता हूँ। ठीक है, और वो है मेरी कितनी, वो वैल्यू है बच्चे मेरी 6800। करेक्ट है ना, माई करेक्ट, यस ना, 6800। ओके, तो जी 6800 का मेरा टोटल बैलेंस। ऑल्दो हमें ये फॉर्मेट्स मतलब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ध्यान रखने की, मतलब क्योंकि ऐसे डिस्क्रिप्टिव वाले तो पेपर हमारे आएंगे नहीं, पर लेकिन ये फॉर्मेट बच्चे वैसे हमारे काम आएंगे, क्योंकि कई बारी ना क्वेश्चन में बहुत लंबी कैलकुलेशन दे देते हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा सा एक्टिवली इस फॉर्मेट को यूज करते हुए जल्दी जल्दी काम करना होता है, काम की चीज है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। तो कहता है जी हाँ, 6800 हमारा ऐसा हुआ कि इसके बाद मेरा बैलेंस था। फिर कहता है अगली डेट कौन सी है, जी अगली डेट है मेरी 12 जनवरी की। 12 जनवरी को क्या हुआ, 12 जनवरी को भी मैंने जो है कुछ इशू किए, यानी कि अब मैं कुछ चीजें इशू कर रहा हूँ और 500 यूनिट्स इशू कर रहा हूँ। अब यहाँ से फीफो एप्लीकेबल है, 500 यूनिट्स मैंने प्रोडक्शन को इशू कर दिए। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आ रहा है वो पहले हम इशू करेंगे, ये अज्यूम करते हुए 500 यूनिट्स में से पहले ओपनिंग स्टॉक के 200 यूनिट्स इशू कर देंगे, और फिर बाकी बचे 300 यूनिट्स हम करंट परचेजेस यानी कि 400 में से यूज करेंगे, राइट। तो जब आप इश्यूज करेंगे तो इश्यूज इस तरीके से होंगे, आप मान रहे हैं कि जो पहले था यानी कि पहले ओपनिंग स्टॉक यूज कर लिया, फिर जो बचा वो अभी जो करंट परचेजेस है उसमें से हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पर जो आपकी रेट है ओपनिंग की 10, ठीक है, और फ्रेश इशू की 12, करेक्ट, फ्रेश परचेजेस की 12। तो आपने $2000 का गुड्स ओपनिंग में से इशू किया, और 3600 का गुड्स जो है आपने इशू करा फ्रेश परचेजेस में से। और जो अब आपके पास स्टॉक बचा है बच्चा, अब टेक्निकली आपके पास जो है 500 यूनिट्स इशू कर दिए, 100 यूनिट्स का स्टॉक है, करेक्ट, 100 यूनिट का स्टॉक बचा है, क्योंकि जो पहले आया पहले गया यानी कि 200 ओपनिंग स्टॉक के खत्म हो गए, तो अब ये जो 100 यूनिट्स आपके पास बचे हैं इस टाइम, वो क्लोजिंग मतलब आपके रीसेंट परचेजेस में से बचे हैं 12 के हिसाब से, इसीलिए आपके स्टॉक की वैल्यू है $1200। समझ गए हो, होपफुली सभी को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, है ना। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान है बच्चे, है ना, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से 1200 हमारा स्टॉक है। फिर अगली डेट आती है बच्चा, अगली डेट आती है 16 जनवरी। 16 जनवरी को हमने क्या किया, हमने फिर से कुछ परचेजेस किया, रिसीट हुए, 300 यूनिट्स परचेज करे, जो हमारे $11 के रेट पर हुए, और इसका जो अमाउंट बना वो 3300 का था। इश्यूज इस दिन कुछ भी नहीं है, इसीलिए जो स्टॉक बचा मेरे पास 100,
और 300 ऐसे बचा। 100 का रेट था 11, हम सॉरी 100 का रेट था 12 और 300 का था 11। दैट इज वाई मेरे पास $1200 का मटेरियल ये है और $3300 का मटेरियल ये है। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हमारा जो है 19 को हमने फिर से कुछ इश्यूज करें और ये इशू है 200 यूनिट्स के। ठीक है, अब ये 200 यूनिट्स कैसे जाएंगे सर, पीपो चल रहा है तो पहले जो 100 पड़े हैं पहले वाले उन्हें खत्म करो और फिर 100 रीसेंट परचेज में से यूज करो। तो 100 12 के रेट पर, ठीक है, और बाकी के 100 रीसेंट रेट पर जो 11 का रेट है। इसीलिए जो इश्यू हुआ वो कितने का हुआ, 1200 एंड 1100 टोटल, ऐसे करके आप लिखेंगे। करेक्ट बात है। और बैलेंस आपके पास जो पुराना 100 बचा था वो तो खत्म ही हो गया। नए 300 में से 100 यूज कर लिया तो 200 बचा। 11 के रेट से 2200 का ये बैलेंस आपके पास बचा है। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल सही। यस, ठीक है। उसके बाद आगे वो कहता है कि हमने फिर से परचेजेस कर लिए है ना। 30 जनवरी को फिर परचेजेस हुए हैं और ये परचेजेस है 100 यूनिट्स के और इनका रेट है 15 पड़ा और 1500 का मेरे पास जो है ऐसे है। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पर इशू तो कुछ भी नहीं है लेकिन बैलेंस में मेरे पास 200 और ये और 100 जो नया खरीदा वो 211 के रेट वाले हैं और 100 जो नया खरीदा वो 15 के रेट वाला है। टोटल एक जगह भी लिख सकते हैं है ना, या फिर आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। तो अभी के लिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, ऊपर मैंने एक जगह भी लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये बैलेंस बचा। तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से वो पूछ रहे हैं कि बच्चे आप हमें ये बता दो कि आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है और आपने के गुड्स कंज्यूम्ड की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो बेटा आपको ये दे रखी है, आप देखो 2200 और 1500 टोटल आपको 30 जनवरी को आपका क्लोजिंग स्टॉक यही बचा है। तो आप बस इसे टोटल कर देंगे 2200 प्लस 1500, टोटल मिलाकर के बैठता है आपका कितना, 3700 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है बच्चा। और आपका जो गुड्स आपने कंज्यूम किया वो कितने का है। इसके लिए अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कितना है, बच्चे बहुत ध्यान से आपने क्या करना है, आपने इश्यूज वाले कॉलम का टोटल कर देना है। टोटल किसका करना है, इश्यूज वाले कॉलम का। और उस कॉलम का जितना भी टोटल है वो पूरे महीने की कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है। तो इसीलिए मैं इशू वाले कॉलम का टोटल कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं वर्बली भी कर सकता हूँ पर यहाँ पर कैलकुलेटर है और आपको शो भी करना है तो इसीलिए आप देखते रहें, साथ साथ क्रॉस चेक करते रहें। 2000 हमारा इशू वाले कॉलम में पहला एलिमेंट है 2000, देन 3600, फिर 1200 और फिर 1100। दिस इज टोटल 7900। तो टोटल 7900 का जो सामान है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। इतने रुपए का सामान हमने यूज कर लिया। कई बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके भी लिखा होता है, वो नॉर्मली कई कंसर्न ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं जो खरीद के ही बेच रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है और ट्रेडिंग के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, दैट इज ओके। अभी हमारा उतना डिटेल में सिलेबस है अभी नहीं, और फिर भी मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको टेक्निकल चीजें बताता रहूँ। करेक्ट, होपफुली समझ में आ गया कि हमारी वो जो प्रॉब्लम शुरू में थी कि भाई गुड्स आ रहा है फिर वर्कशॉप से निकल रहा है फिर बंद करके अब मैं कैसे पता लगाऊं, है ना। तो टाइमिंग के बेसिस पर जो पहले बना उसमें पहले वाला गुड्स कंज्यूम हुआ होगा, जो बाद में बना उसमें बाद वाला गुड्स कंज्यूम हुआ होगा। इस तरीके से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड निकल सकती है और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी। करेक्ट, होपफुली समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट राइट इन कमेंट। ठीक है, या मेल करिए, मेल आईडी में हर बार हर वीडियो में आपके साथ लगभग शेयर करिए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या मेल आईडी पर आप मेल पे शेयर करें। ठीक है,
और अभी जो है इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है? करें आगे? दिस इज गुड, समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे हम वापस से स्लाइड पर जाते हैं अपनी, और कुछ चीजें जो मैंने कहा था मेरे को पहले पढ़ा लेने दो, ठीक है? और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखें क्या मीनिंग होता है। पहला हमने बोला कि ये मेथड जो है assumption पर बेस्ड है, कि जो मटेरियल पहले आया वो पहले इशू किया। ठीक है, ये समझ आ गया। फ्लो ऑफ मटेरियल कॉस्ट भी ऐसे ही रहेगा, कॉस्ट भी ऐसे ही निकलेगी, ये भी समझ में आ गया। मटेरियल्स इशूड आर प्राइस एट द अर्लीस्ट कॉस्ट प्राइस लिस्टेड इन द स्टोर लेजर, तो जो हमारे पास बैलेंस में सबसे पहला प्राइस है वो पहले यूज करेंगे, ये समझ में आ गया। Under FIFO method, reasonably correct effect of current prices is reflected in closing stock and it is not understated. Important, ये नहीं बताया था मैंने, है ना? कहता है FIFO मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा रीसेंट रेट्स पर होता है, करंट प्राइसेस पर होता है। अगर आप देखें तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो पहले आया वो पहले निकलता जाता है, राइट? तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा बच्चे, वो कौन सा बचेगा? रीसेंट परचेजेस में से बचेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा रीसेंट वैल्यूज को शो करता है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अंडरस्टेट नहीं होती इस मेथड के। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कभी कम नहीं दिखाई होती, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा लगभग सटीक होती है और एक्चुअल होती है, क्योंकि रीसेंट प्राइसेस पर बेस्ड होती है। समझ आ गई बात, है ना? अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी हमने ना वो देख लिया है, करके देख लिया है, तो अभी हमें समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये ना ऐसे ही। करेक्ट? ओके है? तो ये हमें समझ में आया कि ये हमारा पीपो मेथड ऐसे होता है। इसके बाद आगे बढ़ जाए आगे, है ना? फीफो की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखनी है और आगे दूसरा मेथड भी पढ़ना है। ठीक है, तो फीफो की एडवांटेजेस क्या है बच्चा? कहता है एक तो रियलिस्टिक है, थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं थॉटेबल है ना? थिंकेबल है ना? क्या हाँ, चलो ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि भाई मटेरियल जो पहले आया वो पहले ही निकलना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबल है, इजीली समझ में आ जाता है, रियलिस्टिक अजम्पशन लगती है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा करंट मार्केट प्राइसेस पर दिखता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। इजी टू ऑपरेट, आसान भी है ना? अगर प्राइसेस रेगुलरली फ्लक्चुएट भी ना हो, धीरे धीरे मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो तो आसान है, और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी हो तो भी नॉर्मली ये मेथड आसान है ना? समझना भी और ऑपरेट करना, राइट? एक्सेप्टेबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इनकम टैक्स पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी, क्योंकि आपको इन्वेंट्री में तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखानी है ना? आपको इन्वेंट्री अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, इन्वेंट्री तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात होती है ना? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी इन्वेंट्री जाएगी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो इन्वेंट्री आप रिपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यूएशन भी इस तरह से हो सकती है, होती है। IS2 फीफो मेथड को परमिट करता है कि आप फीफो मेथड से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपनी इन्वेंट्री को शो कर सकते हैं। इवन इनकम टैक्स ऑफिस में भी जब आपकी इनकम को कैलकुलेट कर रहा जा रहा होता है, आपकी असेसमेंट हो रही होती है, तो फीफो मेथड एक्सेप्टेबल होता है ना? तो आपके बहुत जगहों पर ये एक्सेप्टेबल है, तो इसीलिए फायदा है इसको यूज कर लेने का, है ना? डिसएडवांटेज क्या है इसकी? कहता है इट द टाइम्स ऑफ राइसिंग प्राइसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अनड्यूली लो। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। कहता है इसका इम्पैक्ट देखो, टोटल कॉस्ट, अच्छा आपकी टोटल परचेज तो उतनी ही है, एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन ध्यान रखना, आपकी टोटल परचेज कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, टोटल हमेशा सेम रहेगी। अब टोटल के दो कंपोनेंट हैं, जितना यूज कर लिया और जितना बच गया। अगर जितना यूज कर लिया उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो अपने आप क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अप हो गई तो जितना यूज किया उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? टोटल तो वो सेम ही है, टोटल परचेजेस तो आपने जितने की करी है उतने की करी है। तो इसीलिए फीफो से क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती है हमेशा, फीफो में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, हम सॉरी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा करंट प्राइसेस पर होती है। और अगर इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा फीफो में ज्यादा है
ना, क्योंकि रिसेंट प्राइसेस बढ़े हुए होंगे, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, राइसिंग प्राइसेस की सिचुएशन में फीफो से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी, और जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी तो एक तरफ तो आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं मटेरियल के, और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो आप अपने प्राइसेस जो सेल के हैं, मतलब आपकी वुड की कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी चेयर की कॉस्ट में आपने वुड की पुरानी कॉस्ट ले रखी है, तो इस वजह से चेयर की कॉस्ट आपको बढ़ी हुई नहीं दिख रही है, और चेयर आप पुराने प्राइसेस पर ही बेचे जा रहे हो। इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपके प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, है ना। तो फीफो से आपकी कॉस्ट जो है रिड्यूस होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिड्यूस होती है, और आपके प्रॉफिट अननेसेसरली बढ़े हुए दिखते हैं, है ना। सेलिंग प्राइसेस आप कम दिखाओगे और प्रॉफिट्स आपके नेसेसरीली कभी कभी बढ़े हुए दिखते हैं, है ना, जो कि होते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझना है कि भाई ये डिसएडवांटेज ऑल तो आसान है, एक्सेप्टेबल है, पर ये डिसएडवांटेज भी है। द कॉस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव सिमिलर जॉब में डिफर, वो तो है, वो तो चाहे आप फीफो लगाओ चाहे लीफो लगाओ, मतलब अगर आपने एक ही काम को दोबारा किया, पहले में पहले वाली आइटम ऑफ मटेरियल यूज कर लिया, दूसरे में दूसरे लॉट से मटेरियल यूज किया, तो पहले लॉट की कॉस्ट अलग होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, और दूसरे लॉट की कम या ज्यादा होगी। तो एग्जैक्टली दो लॉट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कभी भी सेम नहीं आएगी, और सॉरी, ऑल्दो आप सेम ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग होगी, सिमिलैरिटी नहीं होगी, क्योंकि फीफो यूज कर रहे हैं, आप एक जैसी कॉस्ट यूज करें, राइट। तो आपको ही समझ में आ गया, करेक्ट है, सही है ना। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फीफो हमें समझ में आ चुका है। आपके लिए एक एक लाइक एडवाइस है, एक कॉन्सेप्ट जब ओवर हो जाया करे, वीडियो को पॉज कर दिया करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया करो, क्वेश्चन को देखा करो जो हमने किया, फिर उसके बाद दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करके, आई एम सॉरी, फिर दोबारा से आप वीडियो को रिज्यूम करके तो वीडियो को रिज्यूम करके दोबारा फिर आप दोबारा उसे स्टार्ट किया करो, नई कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है बेटा, इससे हमेशा पुरानी कॉन्सेप्ट सही से रिवाइज हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमें समझ आया कि नहीं आया, डाउट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसीलिए आई वुड एडवाइस कि कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दिया करो, और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर दोबारा बाद में जाया करो, राइट। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी बेटा ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब तो सर हमें समझ में आ गया, अब मत समझाओ हमें। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में तो ये होता था कि जो पहले आया वो पहले निकल गया, है ना। अब लास्ट में ये होता होगा जो बाद में आया वो पहले निकला। हाँ बच्चे, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम अज्यूम करते हैं जो बाद में आया वो पहले निकला, है ना। तो क्या बोलता है कि दिस मेथड ऑपरेट्स ऑन एन assumption व्हाट, के which the material which are received last issued first, है ना। जो मेथड बाद में आया उसे पहले हमने इशू किया, सोचा तो यही जाता है कि भाई कंटेनर है या कोई बॉक्स है, उसमें पहले सामान भर रहे हैं, फिर बाद वाला उसके ऊपर ही आता है ना। फिर उसके बाद वाला उसके भी ऊपर आता है, तो जब हम इशू करने लगते हैं तो पहले ऊपर वाला निकाल के देते हैं, ऐसा नहीं होता पहले नीचे से निकाल के देंगे, है ना। तो जो बाद में आया वो पहले यूज हुआ, ऐसे करके भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम करते हैं कि जो बाद में आया वो पहले इश्यू हुआ, राइट। के बाद कहते हैं और क्या, therefore the flow of cost of material should be also in the same order, तो flow of cost material भी वही होगा। the materials issued are priced at the latest cost price listed in the stock ledger account, है ना। तो जो मटेरियल्स इशूड, ध्यान से पढ़ना है ना, ये कई बार लगता है अच्छा तीनों 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 बुलेट पॉइंट सेम है और सब है, नहीं बच्चे ध्यान से। पिछले बार फीफो में क्या लिखा था कि जो मटेरियल हमारा बच जाता है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा जो है वो लेटेस्ट प्राइस पर होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, मटेरियल इशूड, इसमें जो हमारी कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमेशा लेटेस्ट प्राइस पर होती है।
वो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आउटडेटेड प्राइसेस पर होता है, क्योंकि जो पुराना वाला पड़ा होता है वो आउटडेटेड प्राइसेस। ठीक है, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ऑलवेज देयर एट लेटेस्ट प्राइसेस अंडर लीफो। लीफो का एडवांटेज, एक बिग एडवांटेज ये भी है। ठीक है, अंडर लीफो मेथड reasonably correct effect of current prices is reflected in the cost and cost is not understated, है ना। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में इसका करेक्ट इफेक्ट है और कॉस्ट अंडरस्टेटेड नहीं है। कॉस्ट सही है पर क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कॉस्ट के साथ प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो अंडर कंडीशंस ऑफ राइसिंग प्राइसेस लीफो मेथड इज जनरली कंसीडर्ड बेटर। क्यों बेटर समझा जाता है राइसिंग प्राइसेस में, कि भाई कॉस्ट पे सही रिफ्लेक्शन आना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट से अल्टीमेटली प्राइसेस पर इम्पैक्ट आता है ना, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ठीक है, पेट्रोल कुछ रुपए महंगा हो गया। अब एक लेट्स से ऑटो वाला भैया, वैसे तो आजकल ऑटो सीएनजी पे ही है सारे, ठीक है, पर चलो मान लेते हैं ऑटो वाला भैया जिस पेट्रोल वाला ऑटो या डीजल वाला ऑटो चलाता था, डीजल के दाम बढ़ गए। अब उस भैया के पास जो है 100 लीटर ऑफ डीजल रखा हुआ था पहले ही, उसका दिन का 10 लीटर ही लगता है, कहता है मेरे पास तो 100 लीटर डीजल रखा हुआ है, मैंने तो खरीदा था 10 रुपए कम पे, तो मैं अपने जो है पैसेंजर्स के जो ट्रैवलिंग के फेयर से अभी नहीं बढ़ाता, 10 दिन बाद बढ़ाऊंगा, है ना। विल इट बी पॉसिबल, क्या ये सही रहेगा? नहीं, गलत बात है। जब प्राइसेस अब बढ़ गए, आज बढ़ गए, तो टेक्निकली कॉस्ट तो अभी बढ़ गई, तो प्राइसेस भी आज से ही बढ़ जाने चाहिए, 10 दिन बाद क्यों, है ना। तो प्रैक्टिकली राइसिंग प्राइसेस का इम्पैक्ट इमीडिएटली आ जाता है किस पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर, अगर हम लीफो यूज करते हैं। इसलिए जनरली राइसिंग प्राइसेस के केस में लीफो बेटर समझा जाता है, राइट। अच्छा जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने से पहले लीफो का क्वेश्चन करना तो बनता है। तो व्हाट आई हैव डन बच्चा, मैंने ना वही सेम क्वेश्चन रखा है जिसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किया है, ताकि कंपैरिजन आप लोग का थोड़ा सा इजी हो जाए, आपको पता चल जाए कि यार अच्छा फीफो में कॉस्ट ये आ रही थी, लीफो में ये आ रही है, वेटेड एवरेज में ये आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा आसान रहता है। मैंने एक ही क्वेश्चन इसीलिए बार बार वही क्वेश्चन कॉपी किया है। तो सेकेंड वाले में भी वही क्वेश्चन है, पर अभी आपको इसे किससे करना है, अभी आपको इसे लीफो से करना है, ठीक है। तो लीफो से क्या कहता है, कहता है जी ये है जी हमारा, ये हमारा हो गया। और अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब जो है हमारा ये स्टार्ट करने वाले हैं, कहता है वही इंफॉर्मेशन है। कोई हमारा ओपनिंग स्टॉक जनवरी, 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक था, तो 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर बैलेंस वाले कॉलम में ही आएगा कि जी मेरे पास 200 यूनिट्स थे, $10 का एक यूनिट था, तो $200 का, $2000 का मेरे पास स्टॉक था, दैट इज ओके। परचेजेस 10 जनवरी को करी, सिमिलर है, वही काम करना है। परचेजेस मैंने 400 यूनिट्स परचेज करे, $12 के रेट पर करे, 4800 का मेरे पास वैल्यू आया। क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास उस दिन बचा वो 200 और 400, 600 यूनिट्स का था, 210 वाले और 412 वाले, यहाँ मैं अलग अलग वैल्यू लिखूंगा दोनों की, ये 2000 और ये 4800। जो टेक्निकल फीफो और लीफो में डिफरेंस आएगा वो इशू से आएगा। 12 जनवरी को हमने इशू किया 500 यूनिट्स। अभी 500 यूनिट्स के लिए मैं क्या करूंगा बच्चे, लीफो के हिसाब से जो लास्ट में आया वो पहले लूंगा, तो इसीलिए पहले 400 यूनिट्स को खत्म करूंगा जो 12 के रेट पर थे, और फिर 100 जो है वो 200 वाले में से लूंगा, लॉट में से। इसीलिए 412 के रेट पर और 210 के रेट पर जो मेरा इश्यू हुआ वो कितने का होगा, 4800 एंड 1000 का, करेक्ट। और जो मेरे पास स्टॉक बचेगा वो 100 ओपनिंग स्टॉक में से मैं बोल रहा हूँ बचेगा, इसीलिए $1000 का मेरे पास स्टॉक। तो फुली वर्किंग समझ में आ गई, प्रोसेस समझ में आ गया कि लीपो का प्रोसेस क्या है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, और बात यह है कि आता भी बहुत है ना। तो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद 16 जनवरी को मैंने नया फिर से मटेरियल खरीदा है,
300 यूनिट्स खरीदे हैं, 11 के रेट पर खरीदे हैं, 3300 का टोटल हुआ। और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है इस दिन 100 और 300। 100 जो है वो 10 के रेट का है और 300 का जो रेट है वो 11 है, इसीलिए यहाँ पर 1033 का स्टॉक है। उसके बाद 19 जनवरी को मैंने कुछ सामान इशू कर दिया। ये कितना था बेटा, ये सामान जो 19 जनवरी को इशू किया गया ये था 200 यूनिट्स का। हम सॉरी, इधर लिखना है 200 यूनिट्स का। और डेफिनेटली मैं ये जो है 11 वाले लॉट में से इशू करूंगा क्योंकि लीको चल रहा है, तो 2200। और मेरे पास जो स्टॉक बचा बचा 100 ये वाला, 100 ये वाला, तो 10 और 11, 1100, राइट, करेक्ट है। उसके बाद आगे 30 जनवरी को मैंने फिर से कुछ नए परचेजेस करे 100 यूनिट्स के, राइट। और यहाँ पर जो मेरे पास है ये परचेजेस, ये $15 के रेट पर है, राइट। और यहाँ पर 1500 की परचेजेस हैं और मेरे पास कितना स्टॉक बचा, 110 वाला, 111 वाला और 100 जो अभी परचेज किया 15 वाला। 10, 11 एंड 15 और इनके रेट्स हैं मेरे 1000, 1100 एंड 1500, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट कर दिया यहाँ पर। और यहाँ जो है मैं अब फाइनली जो पूछा है वो निकालेंगे। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी है बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक तो है आपके पास क्या, क्लोजिंग स्टॉक है बच्चा 1000 का एक, प्लस 1100 का एक, 2100 प्लस 1500 का एक, दैट इज 3600 का स्टॉक आपके पास है। और अगर आप वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मुझसे पूछें तो फिर वही टोटल आपको यहाँ का करना पड़ेगा। वर्बली अगर करें तो 5800 प्लस 2200 कितना हुआ, 5800 प्लस 2200 बताओ, 6000 एंड कितना, 8000, राइट, करेक्ट है, इज इट करेक्ट? 8000, ठीक है। मैंने वैसे ही जल्दी टोटल कर दिया है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। 8000, ठीक है। तो 8000 का आपका टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स कंज्यूम। अब देखो क्या हुआ, पीपो और लीफो का डिफरेंस देखते हैं, चेक करते हैं पीपो और लीफो में क्या डिफरेंस आ गया बच्चा। थोड़ा सा स्क्रैच कर देते हैं ताकि ये पूरा दिखे, है ना, ठीक है। अभी ये दिखेगा। अब हम देखते हैं अपने ऊपर जाकर के ऊपर क्या था पीफो में। पीफो में आप देखेंगे तो 7900 का वैल्यू ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड आ रहा था और 3700 का स्टॉक आ रहा था। लीफो में क्या हुआ, स्टॉक की वैल्यू 100 से कम हुई तो गुड्स कंज्यूम्ड की वैल्यू 100 से बढ़ गई, है ना। टोटल तो उतना ही है, ठीक है, राइट, टोटल तो उतना ही है, करेक्ट बात है। पर हम सॉरी, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है वो हमारे चेंज हो, राइट। तो ये फीफो और लीफो का बेसिक सा डिफरेंस है। आई होप सो कि समझ में आ गया है, कोई ऐसे जैसी प्रॉब्लम नहीं है कि फीफो और लीफो कैसे करते हैं, है ना, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया सभी को कि भाई फीफो और लीफो कैसे करते हैं, है ना, राइट। तो लीफो समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लीफो की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए। और फिर हम आगे वेटेड एवरेज मेथड्स पढ़ेंगे, राइट। तो आगे देखते हैं लीफो की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस की अगर हम लीफो की बात करें बेटा, दिस मेथड कीप्स द वैल्यू ऑफ इशू क्लोज टू द करंट मार्केट प्राइसेस, यानी कि एक स्टॉक को करंट मार्केट प्राइसेस के बराबर रखता है। कॉस्ट लगभग अपडेटेड रहती है। एडवांटेजेस ये है कि कॉस्ट हमेशा अपडेटेड रहती है। राइसिंग प्राइसेस में लीफो को थोड़ा बेटर समझा जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डज नॉट कंफर्म द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल। ये फिजिकल फ्लो से ऑपोजिट बात है। फिजिकल फ्लो क्या कैसे है कि जो मतलब मान लो एक चीज अभी आई
फिर उसके बाद दूसरी चीज आई, इसके अपोजिट में हम काम करेंगे, जो दूसरी चीज आई उसे पहले इशू कर रहे हैं, पहली चीज को बाद में इशू कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल अपोजिट है, फिजिकल फ्लो से अपोजिट है, हम फिजिकल फ्लो को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द करंट मार्केट वैल्यू। अब देख लो, आपने देखा कि भी करंट मार्केट वैल्यू तो 15 थी वहां पर, और आपका क्लोजिंग स्टॉक में तो 10 वाली वैल्यू का भी है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली आपकी करंट मार्केट वैल्यू को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो बहुत आउटडेटेड रहेगा कभी कभी, क्योंकि कॉस्ट अपडेटेड रहेगी तो क्लोजिंग स्टॉक आउटडेटेड रहेगा, राइट। फीफो में कई बार कॉस्ट आउटडेटेड हो जाती है पर क्लोजिंग स्टॉक अपडेटेड रहता है। यहाँ लीफो में इसका अपोजिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक आउटडेटेड होता है और कॉस्ट अपडेटेड रहती है, करेक्ट है, राइट। नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इनकम टैक्स पर्पसेस। एफआर में परमिटेड नहीं है लीफो, ना ही आपके इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली ये परमिटेड है लीफो। आप अपने कॉस्टिंग पर्पसेस से यूज कर सकते हैं, पर टेक्निकली एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए और इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज इसे अलाउ नहीं करती है। तो ये मेजर डिसएडवांटेजेस में से एक है जिसके लिए हम लीफो को कई बार यूज नहीं करते, राइट, ठीक है। तो लीफो और फीफो की बड़ी डिसएडवांटेज ये थी कि एक चीज की वैल्यू अप होती थी तो दूसरी चीज की वैल्यू डाउन हो जाती थी। कॉस्ट अप हुई तो मटेरियल डाउन हो गया, मटेरियल अप हुआ तो कॉस्ट डाउन हो गई, है ना कोई चीज हिलती थी, ठीक है। इन फ्लक्चुएशंस को खत्म करने के लिए हम क्यों नहीं सारे प्राइसेस का एवरेज कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, कॉस्ट भी एक एवरेज हो जाएगी और स्टॉक भी एक एवरेज रेट पर होगा। तो उन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए हम एवरेज प्राइसेस या वेटेड एवरेज प्राइसेस मेथड की तरफ मूव करते हैं। क्या पीपो लिपो में तो है थोड़ी प्रॉब्लम है, वेटेड एवरेज प्राइसेस पर जाते हैं, चलो उसको देखते हैं ना ये क्या कह रहा है, राइट। तो वेटेड एवरेज प्राइसेस क्या बोलते हैं, कहता है ये हमारे पास दो तरीके के वेटेड एवरेज प्राइसेस होते हैं, पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस, पीरियोडिक वेटेड एवरेज, और हमारे पास दो। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वेटेड एवरेज प्राइसेस हमारे दो तरीके के मेथड होते हैं। पहला होता है पीरियोडिक वेटेड एवरेज और दूसरा होता है परपेचुअल या क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज, है ना। परपेचुअल इसे नॉर्मली परपेचुअल वेटेड एवरेज बोलते हैं, पर आपके स्टडी हब में जो है एक नाम यूज किया गया है क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज, सीडब्ल्यूए करके, तो दैट इज व्हाई मैं उससे अलाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज लिखा है। पर अगर आपके एग्जाम किट में कहीं परपेचुअल वेटेड एवरेज लिखा है तो घबराना नहीं, परपेचुअल वेटेड एवरेज बराबर क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज एक ही, करेक्ट। सो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड आपका पहला हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, पीरियोडिक वेटेड एवरेज, पीडब्ल्यू। पीरियोडिक का मतलब क्या है, पीरियोडिक का मतलब है एवरेज, तो समझ में आता है कि हम सारी चीजों को एवरेज आउट कर लेते हैं ना, क्या हम जो है फीफो ले रीफो ले, है ना, हम सारी चीजों को एवरेज आउट करते हैं, ठीक है। सो पीरियोडिक वेटेड एवरेज, under this method, an issue price for all the purchases made during a period is calculated by using a following formula। कहता है एक फॉर्मूला यूज करना है और उस फॉर्मूला से हमारा क्या कंप्यूट होगा, एक पीरियोडिक, यानी कि पीरियोडिक मतलब एक पूरे पीरियड का वेटेड एवरेज, है ना। यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी है ये मेथड अप्लाई करने की, ये तभी है जब आपका एक पीरियड ओवर हो गया हो, यानी कि एक महीने बाद, 15 महीने बाद, उन 15, आई एम सॉरी, एक महीने बाद, 15 दिन बाद, है ना, 15 दिन बाद जब आप वेटेड एवरेज निकालोगे तो 15 दिनों में जितने भी आपने परचेजेस करे उन सबका एक एवरेज प्राइस निकालोगे। एक महीने बाद करोगे तो एक महीने में जितने भी परचेजेस करे उन सबका एवरेज प्राइस निकालोगे। पीरियोडिक का मतलब यही है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, है ना। यानी कि वेटेड एवरेज जो निकलेगा वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद निकलेगा, और उसके लिए क्या फॉर्मूला है, मटेरियल इशू प्राइसेस टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द पीरियड, उस पर पीरियड की पूरी टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने परचेज करे उससे आप डिवाइड कर देंगे, देन यू विल कम टू नो द
material issue price is weighted average, है ना. And rate so computed is then used to price all material issues and inventory valuations during that period. कहते हैं जो आप ये रेट बनाओगे ना, ये जो रेट निकालोगे, इस रेट से आपको ही आप जो है एग्जैक्टली यूज करोगे सारे मटेरियल प्राइसेस इश्यूज के लिए और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आप इसी रेट का इस्तेमाल करने वाले. अच्छा सर, थोड़ा कम समझ में आया है ना. क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करके हमें और अच्छे समझ में आएगा कि व्हाट पीरियोडिक वेटेड एवरेज एक्चुअली इज. पीरियोडिक वेटेड एवरेज, इसीलिए मैंने बच्चा सिमिलर क्वेश्चन रखा है आपके साथ कि आपको कोई प्रॉब्लम एज सच ना हो, कि सिमिलर क्वेश्चन हम जब करेंगे तो एग्जैक्टली हम थोड़ा इजी हमारे लिए हो जाएगा, है ना. सो ये पीरियोडिक वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है ना. इसमें करना क्या है आपको, ठीक है. इसमें आपको जो भी काम होगा वो पीरियड के एंड में होगा, इसीलिए 30 जनवरी तक आपको टेक्निकली इशू का या मटेरियल आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का कोई अता पता नहीं होगा, है ना. राइट. तो इसीलिए आपको क्या करने का है, आपको यहाँ पर पहले सारे परचेजेस को एक साथ लिख लेने का है ना. राइट. सारे परचेजेस को एक साथ लिख लेने का है. मैं यहाँ पर इशू की डेट डालता जाऊंगा, है ना, पर परचेजेस को भी मैं साथ रखूंगा, ठीक है. सो 1 जनवरी को जो मेरे पास, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है, परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड यहाँ करेंगे, तो इसीलिए ओपनिंग स्टॉक को भी आप यहाँ परचेजेस या रिसीट के कॉलम में ही लिखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, ठीक है. बाद में इसे हम क्लोजिंग स्टॉक के बैलेंस की तरह भी लिख देंगे, है ना, ठीक है. पर ओपनिंग स्टॉक को आप इसे ऐसे ही रखेंगे, ठीक है. समझ गए. ओके. तो आपने यहाँ रखा, ओपनिंग स्टॉक को आप यहाँ रखेंगे. फिर 10 जनवरी को आपने बच्चा एक और परचेज करी है. दिसंबर मिटा देता हूँ ना, दिसंबर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि जनवरी का क्वेश्चन. राइट. तो ये हो गया जी आपका. फिर 10 जनवरी को आपने एक और परचेज करी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितने यूनिट्स बच्चे, 400 यूनिट्स 12 के रेट पर 4800 हुआ. फिर उसके बाद जो आपका इशू है, इशू है आपका 12 जनवरी को, मैं डेट डाल के छोड़ दूंगा लेकिन अभी हम लिखेंगे कुछ नहीं यहाँ पर. फिर 16 जनवरी को बच्चे एक और परचेज है आपकी, कितने यूनिट्स की है, 300 यूनिट्स की है. और कितना है प्राइस, 11, तो 300 इंटू 11 3300 टोटल हो गया इसका जी. उसके बाद क्या है, 16 तारीख के बाद 19 तारीख को आपका एक इशू है जो भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, इशू लिखेंगे. फिर 30 जनवरी को बच्चा हमारी एक और परचेज है 100 यूनिट्स की, जिसका रेट हमारा 15 है. आपको क्या करना है, इसे ऐसे करना है ना. अब करना क्या है आपको, आपको पीरियोडिक वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाने के लिए दो चीजों का टोटल करना है. एक तो है आपने कितने यूनिट्स यानी कि कितनी क्वांटिटी खरीदी है ना. कितनी क्वांटिटी खरीदी है, तो 200 प्लस 400 600 और 300 900 और 100 1000 यूनिट्स की आपने क्वांटिटी खरीदी. राइट. टोटल क्वांटिटी जो बाय करी है आपने, क्या इसको ना मैं यहाँ की जगह, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं यहाँ की जगह यहाँ लिखूँ, है ना, ताकि आप थोड़ा इजीली समझ पाओ, ठीक है. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल परचेजेस यूनिट्स में, ठीक है. पीरियड की टोटल परचेजेस यूनिट्स में कितनी है, इसका टोटल कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जी मैंने क्या टोटल किया है, 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 100 बराबर में कितना, 1000, ठीक है. 1000 यूनिट्स की परचेज करी है मैंने टोटल, करेक्ट बात है. फिर टोटल परचेजेस दोबारा लिखनी है, लेकिन ये टोटल परचेजेस होगी अभी डॉलर्स में, ठीक है. डॉलर्स में टोटल परचेजेस कितनी है बच्चे, डॉलर्स में लिख रहा हूं अब $2000,
प्लस $4,800 प्लस $3,300 प्लस $1,500 और इनका टोटल निकल के कितना आएगा बच्चा, बताएं जरा मुझे। कौन बता रहा है? सर आप ही कर रहे हैं, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे। चलो मैं कैलकुलेटर पे फटाफट कर देता हूँ, है ना। तो 2000 प्लस 4800 प्लस 3300 प्लस 1500, टोटल है आपका $11,600 की हमने परचेजेस करी हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया जी। उसके बाद और क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे वेटेड एवरेज जो प्राइस है। वेटेड एवरेज प्राइस में हमें क्या करने का है बच्चा? हमें डिवाइड कर देना है टोटल परचेज कॉस्ट यानी कि 11,600 को डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चा आपका? ये आएगा $11.60 पर यूनिट। यानी कि आपने क्या कहा कि भाई जो मेरा जितना भी इशू है वो मेरा 11.60 पर यूनिट की रेट से करा जाए, उसकी बात मैं करूंगा। और जितना भी वैल्यू ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है वो भी मैं 11.10 पर यूनिट की रेट से ही लगाऊंगा। तो अब आप यहाँ पर इशू के यूनिट्स हम लिख देते हैं फटाफट से, है ना। इशू के यूनिट्स का टोटल कर देते हैं, बाकी कॉलम की हमें जरूरत नहीं है ना। तो इशू के यूनिट्स हम लिख देते हैं। हमने इशू किया 500 यूनिट्स एक बारी, सॉरी 500 यूनिट्स एक बारी और 200 यूनिट्स एक बारी। तो टोटल आपके ने जो यूनिट्स इशू करे 700। तो 1000 आपने टोटल परचेज थे, टोटल जितने भी थे आपके पास 1000 थे। आपने जो मटेरियल इशू यूनिट्स इशू करे वो कितने हैं? 700। तो आपके वैल्यू ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कितनी होगी? अगर मैं वैल्यू ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड की बात करूं बच्चा, तो वैल्यू ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड होगी आपकी 700 यूनिट्स आपने इशू करे। अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 11.60 से, तो ये आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, है ना। तो मैं क्या करूंगा? 700 इंटू में 11.60, आई एम गेटिंग 8120 एज माई कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। और वैल्यू ऑफ स्टॉक अगर निकालना हो तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना आएगा? ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक आपका आएगा कि आपके पास रिमेनिंग कितने यूनिट्स बचे हैं बच्चा? 300 यूनिट्स हमारे पास बचे हैं और 300 के लिए 11.60 के रेट से आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? वो होगी ये 3480, राइट। So this is how periodic weighted average will work. समझे बच्चे? ये क्या करना है? पीरियोडिक वेटेड एवरेज में आपको एक वेटेड एवरेज निकालना है उस पूरे पीरियड का। ठीक है, और फिर उस वेटेड एवरेज से आपने एक एवरेज रेट लेकर के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को उस एवरेज रेट से शो करने का है, राइट। होपफुली समझ में आ गया, है ना, कि पीरियोडिक वेटेड एवरेज क्या है। कुछ कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आसान सी चीज है। इतना ज्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा ये मेथड होता है। तो अभी जो है इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज की बात करेंगे, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड के क्या फायदे और नुकसान हमारे लिए हैं। एडवांटेजेस क्या है? इट नलिफाइज और इवन्स आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन। देखा गया? हाँ जी, ये तो कर रहा है जी, है ना। जो फ्लक्चुएशन हो रही थी उसको नलिफाई कर दिया, एक स्प्रेड एक जो है इवन कर दिया सारी चीजों को। मटेरियल कंज्यूम्ड आर एंड इन्वेंटरीज आर रिपोर्टेड एट सेम सिमिलर प्राइसेस। सिमिलर प्राइसेस पर रिपोर्ट हो रही है, आप कोई ऐसा नहीं है कि मटेरियल
किसी कम है या ज्यादा है, या इन्वेंट्री कम है या ज्यादा है, सबके लिए एक ही रेट है 11.60, उसी पर रिपोर्ट। राइट। एक्सेप्टेबल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए एक्सेप्टेबल है। राइट। पीरियोडिक वेटेड एवरेज की डिसएडवांटेज क्या है? मटेरियल कंज्यूम्ड एंड इन्वेंट्री मे नॉट बी रिपोर्टेड एट एक्चुअल प्राइसेस। मतलब अब तुमने एवरेज ही कर दिया सारा, तो एक्चुअल तो खत्म हो गया, है ना। एवरेज मेथड में एक्चुअल नहीं है। फीफो और लीफो में जो प्राइसेस होते हैं वो एक्चुअल होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना किसी कंसाइनमेंट के किसी ना किसी क्या कहते हैं परचेज के प्राइसेस होते हैं। राइट। बट वेटेड एवरेज का तो मतलब ही यही है कि हर चीज में अपनी एक्चुअल सेपरेट एक्सिस्टेंस खो दिया और सब कुछ कंबाइन होकर के एक प्राइस निकल गया है। तो वेटेड एवरेज पर एक्चुअल प्राइसेस आपको कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। ठीक है। और एक डिसएडवांटेज और है जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्रिएट करती है, कि मान लो आपने 30 जनवरी को ये वेटेड एवरेज निकाला। ठीक है। अब 16 जनवरी को ही कोई मतलब आपसे सामान खरीदने आ जाए कि भाई आपने कुछ गुड्स बना रखा है, आप मुझे बेच दो। तो आप क्या बोलोगे कि रुक जा, अभी तो मैंने मटेरियल की कॉस्ट नहीं निकाली, मेरा कितना यूज हुआ है क्या नहीं है, मैं तो वो तो 30 जनवरी को कंप्यूट करूंगा और 30 जनवरी को ही बताऊंगा मैं कितने में बेचूंगा। 30 जनवरी तक तो मेरी नीड ही खत्म हो जाएगी, है ना। मुझे तो भाई अभी चाहिए, फिर तो मैं किसी और से लेता हूँ, वो आपका वेट थोड़ी करेगा कस्टमर। राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीरियोडिक वेटेड एवरेज की, कि आपको कोई भी कॉस्ट या इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए एक पीरियड के एंड का इंतजार करना पड़ता है, कि जब वो पीरियड एंड होगा, जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, जब आपको पता चलेगा कि आपकी कॉस्ट कितनी आई है और आपकी इन्वेंट्री कितने की है। इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए हम क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वेटेड एवरेज का फायदा मिलता है, पर हम लगातार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें एक पीरियड के एंड होने का वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। सो व्हाट इज क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज? एक एग्जैक्टली इंप्रूवमेंट है पीरियोडिक वेटेड एवरेज पर। वो क्या कहता है? कहता है ये, दिस मेथड इज ऑल्सो सिमिलर टू प्रीवियस मेथड, पहले मेथड के जैसा ही है, बट here issue prices are calculated every time a purchase is made by using the following formula। कहता है हमेशा हर बार इशू प्राइसेस, जब भी एक परचेज होगी, जब भी आप एक नई परचेज करोगे, आप इशू प्राइस निकालोगे, है ना। और फॉर्मूला क्या रहेगा? मटेरियल इशू प्राइस टोटल इन्वेंट्री वैल्यू प्लस न्यू परचेजेस में उस दिन तक जितनी इन्वेंट्री की वैल्यू थी प्लस जितनी आपने नई परचेजेस करी, और उस दिन तक जितने इन्वेंट्री के यूनिट्स थे और जितने नए परचेज करे। इससे आप हर परचेज के टाइम पर एक नया इशू प्राइस निकालोगे और उस परचेज के बाद सारे इश्यूज को और सारी इन्वेंट्री को इस प्राइस पर ही रिपोर्ट करोगे, जब तक कोई नई परचेज दोबारा ना हो। सर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कैसे करें, नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करके दिखा दो। करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, है ना। फिर ये हमें थोड़ा समझ में आएगा कि क्या कहना क्या चाहते हैं ये, है ना। तो चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। और ये है हमारा क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दिख गया जी? दिख गया जी, है ना। क्वेश्चन बच्चे ये वही है, इसीलिए वही है क्योंकि हम को थोड़ा आइडिया लगता रहे कि अच्छा हम वही तो कर रहे हैं जो हमें एग्जैक्टली exactly एक ही क्वेश्चन है और वही सब कर रहे हैं, बस थोड़ा डिफरेंस हमें पता चलता रहे। राइट, इसीलिए एक ही क्वेश्चन रखा है। 1 जनवरी से स्टार्ट फिर से करेंगे। 1 जनवरी को बैलेंस वाले कॉलम में ही लिखेंगे। अभी आपको वो सिर्फ पीरियोडिक वेटेड एवरेज के लिए था, अभी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। बैलेंस को बैलेंस वाले कॉलम में ही लिखें। राइट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद 10 जनवरी को आपने परचेज किया, कितने यूनिट्स? 400। कितने रेट पर? 12 के रेट पर। कितने के टोटल हुए? 4800 के। अब मैंने क्या कहा था, जब भी कोई नई परचेज होए तो इशू की एक नई रेट निकलेगी और उसी रेट से आपकी इन्वेंट्री और अगले इशू रिपोर्ट होंगे।
इसका मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या था बच्चे, फॉर्मूला मैं देखो, फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, टोटल इन्वेंट्री वैल्यू, जितनी इन्वेंट्री की वैल्यू है प्लस न्यू परचेजेस मेड। ठीक है, तो जितनी इन्वेंट्री की वैल्यू है और जितनी नई परचेज करी है हम यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं सीधा। जितनी इन्वेंट्री की वैल्यू, कितनी इन्वेंट्री की वैल्यू है बच्चे, 2000। नई परचेज कितनी करी है, 4800 की, दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6800। कहता है जितनी नई पुरानी इन्वेंट्री की वैल्यू है और जितनी नई खरीदी है सब वैल्यू को जोड़ दो। जितने पुराने इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं और जितने नए यूनिट्स खरीदने हैं उनको भी जोड़ दो। ये लो जी, 200 पहले थे, 400 और खरीद लिए, 600। और एक नई रेट निकालो, इससे इनकी एक एवरेज रेट निकालो, यानी कि अब तक की एवरेज रेट निकालो। अब तक की एवरेज रेट ये है कि हमारे पास 6800 की इन्वेंट्री है और टोटल 600 यूनिट्स हैं। ये आया जी 11.33 के रेट से, है ना। ये आया कितने रेट से, 11.33 के रेट से। सो 11.33 के रेट से जो आपका निकल के आया है बच्चा, ये 11.33 का रेट ही आप यूज करोगे किसके लिए, ये 11.33 का रेट यूज करोगे आगे आने वाली सारी परचेजेस को करने के लिए, राइट। ये 11.33 का रेट ही आपने यूज करना है। होपफुली समझ में आ गया, है ना। तो अभी आगे की सारी इश्यूज के लिए आप 11.33 का रेट यूज करोगे। कितना है ये, थोड़ा सा ये नहीं, कॉलम नहीं बढ़ रहा, मुझे नहीं पता, ठीक है, थोड़ा शायद एडिटिंग में लेकिन ये स्टिल कॉलम का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो 11.33 है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, राइट। ठीक है, उसके बाद हम जब 12 जनवरी को इशू करेंगे बच्चा, तो हमारे पास जो टेक्निकली गुड्स होंगे, जो यूनिट्स होंगे, वो पूरे आप 500 ही लिखोगे, उसका रेट आप 11.33 ही लिखोगे और इसको सीधा मल्टीप्लाई करोगे कि कितना है, 500 इंटू 11.33, ये कितना बेटा, 5665, 5665। और यहाँ पर आपने ये इशू कर दिया और आपके पास जो यूनिट्स बचे वो 100 बचे, है ना। और यहाँ पर 100 यूनिट्स जो आपके बचे वो 11.33 के रेट से ही बचे, ठीक है। पर इसका जो मैं रेट लिखूंगा वैसे 1133 आएगा, 1133 आएगा, पर क्योंकि मेरे को मैच करना है ओपनिंग और क्लोजिंग को, तो मैं इसे 1135 लिखूंगा बच्चे, राइट। ठीक है, ओके, ताकि वो 6800 टोटल मैच हो जाए। वेटेड एवरेज में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ऐसे रहता है, राइट। सो 1135 हमारा स्टॉक बचा। अब इसके बाद फिर क्या करें, कहता है फिर एक नई परचेज करी है 16th को, 16th जनवरी को एक नई परचेज करी है। कितने यूनिट्स परचेज करे हैं, 300। कहता है जब एक नई परचेज होगी, जब एक नया वेटेड एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या करना है, 300 जो यूनिट्स आपने खरीदे हैं किस रेट पर खरीदे हैं, 11 के रेट पर खरीदे हैं बच्चे, और ये टोटल 3300 के बैठते हैं। तब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अब आपके पास कितने यूनिट्स हैं, टोटल 400 यूनिट्स हैं, और टोटल कितने डॉलर्स के यूनिट्स हैं, 1135 प्लस 3300, टोटल मिलाकर के होते हैं 4435, 4435। ये हमारे ये वैल्यू है हमारे स्टॉक की। अब हमारी एक नई रेट फिर से निकलेगी, इट हैज टू बी डिवाइडेड विद 400, दैट इज 11.0875 है, इसको मैं 11.09 कर रहा हूँ, करेक्ट। सो 11.09 की रेट नहीं निकली है, इसके आगे के जितने भी मटेरियल इश्यूज हैं वो 11.09 पर रिपोर्ट, करेक्ट बात है, ओके है, सिंपल है। हाँ, थोड़ा तो सिंपल नहीं है, पर हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ रहा है ना। तो 19th जनवरी को क्या करें बच्चे, 19th जनवरी को फिर से इशू हुआ है। कितने यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स हैं। अब आपको स्ट्रेट जो ये 200 यूनिट्स की इशू रेट लेनी है वो 11.09 लेने का है, क्योंकि अब नई रेट ये है। और 11.09 के रेट से ये जो बैठता है 200 यूनिट्स के लिए, ये बैठता है बच्चा 2218, है ना। तो 2218 आपका इशू है
और बाकी जो आपके यूनिट्स बचे वो 200 हैं, जिसकी रेट 11.09 ही है। और इसको कैसे करने का है, अब आपको निकाल लेने का है कि 4435 में से आपने इशू कर दिया 2218 का, तो आपके पास कितना बचा 2217 का, है ना। 2218 ही होना चाहिए क्योंकि आधा इशू किया पर अप्रोक्सीमेशन एरर है, इसीलिए 2217 का बच रहा है, तो दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं, है ना। राइट, उसके बाद 30 जनवरी को फिर से आपने एक नया परचेज किया 100 यूनिट्स का 15 के रेट पर 1500। जैसे ही आपकी नई परचेज हो वैसे ही एक नई रेट निकलेगी। अब आपके पास टोटल यूनिट्स है 300 और टोटल जो कॉस्ट है वो है 383717, है ना। राइट, मैंने टोटल कर लिया और नया जो रेट निकलेगा आपका निकलेगा 3717 डिवाइडेड बाय 300। राइट, तो दिस इज 12.39, यानी कि इसके बाद आपका जो भी इशू का रेट रहेगा वो रहेगा 12.39। ठीक है, इस रेट पर आप आगे इशू करेंगे। ठीक है, तो क्या मतलब, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, इसको परपेचुअल वेटेड एवरेज भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हर टाइम वेटेड एवरेज अपडेट होता रहेगा। जब भी आप नई परचेज करेंगे एक नया वेटेड एवरेज प्राइस निकलेगा और उस परचेज के बाद के सारे इश्यूज जो है हम उसी रेट पर करेंगे। इससे क्या है कि हर परचेज और हर इशू के बाद आपकी इन्वेंट्री अपडेटेड रहेगी। आपको कोई कॉस्ट निकालनी है किसी भी चीज की, आपको पीरियड के एंड होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। पर हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर हमसे पूछा जाए कि बच्चे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कितनी है, तो बेटा ये जो आपने कॉलम किया है उसका टोटल है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। और यहाँ पर आप टोटल कर लेंगे, मैं भी यहाँ टोटल कर लेता हूँ कि मेरे पास ये है 2218 प्लस 5665, दोनों का टोटल है 7883। ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है 7883, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं 7883। और आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास सीधी निकली हुई है 30 जनवरी को, दैट इज 3717। वहां से उठा करके आप कॉपी कर सकते हैं, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 30 जनवरी को। तो ये आपका क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज या परपेचुअल वेटेड एवरेज रहा। होपफुली सभी को समझ में आ गया है कि परपेचुअल वेटेड एवरेज क्या होता है। ओके है मेरा, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके दोबारा सोचो, दोबारा अगर रिप्ले रीड करना है वीडियो को तो दोबारा रिप्ले करो और फिर चेक करो, समझ आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा कमेंट करो, है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि जी हमारा ऐसे करके पीरियोडिक सॉरी क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज निकलता है। अब देखते हैं कि इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फायदे और नुकसान इसके क्या हैं, राइट। तो क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज के बच्चे फायदे और नुकसान क्या हैं। क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज के एडवांटेजेस, स्मूथन्स द प्राइस फ्लक्चुएशन, बिल्कुल। if at all is there due to a new material purchases, सारे प्राइस फ्लक्चुएशंस को, नए नए परचेजेस के बाद जितने भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं सबको स्मूथ करता चलता है। एक एक प्राइस आपको मतलब बताता चलता है, सारे प्राइसेस का इम्पैक्ट लेता चलता है। नीड नॉट टू वेट टिल द एंड ऑफ द पीरियड फॉर इन्वेंट्री एंड कॉस्ट वैल्यूएशन, जब तक वेट करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड टैक्स पर्पसेस, एक्सेप्टेबल है, वेटेड एवरेज एक्सेप्टेबल है। तो वेटेड एवरेज में दोनों एक्सेप्टेबल है, पीरियडिक और क्यूमुलेटिव, राइट। डिसएडवांटेज क्या है यार, मटेरियल की कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट को तो नहीं दिखाती, वो तो वेटेड एवरेज की डिसएडवांटेज है ही, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो खत्म ही हो जाती है, हम उसका एवरेज आउट कर देते हैं। तो जो पीरियोडिक की है वो पीरियड पर, जो परपेचुअल या क्यूमुलेटिव की भी वही डिसएडवांटेज है। इट मे बी डिफिकल्ट टू कंप्यूट सिंस एवरी न्यू लॉट रिसीव्ड वुड रिक्वायर अ रिकम्प्यूटेशन ऑफ इश्यू प्राइस, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि हर बार एक नया प्राइस आपको कैलकुलेट करने का है। So this would become quite difficult for us, right? Okay.
अब जो है आगे अगली चीज आने वाली है कंट्रोल ओवर कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, पर इस वीडियो को भी एंड नहीं कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम, है ना। वेटेड एवरेज का एक क्वेश्चन आपका और दूसरे एवरेजेस का एक क्वेश्चन आपका करते हैं, तो दैट थोड़ा और आइडिया आपको लगे कि एग्जाम किट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो मूविंग फर्दर टुवर्ड्स योर एग्जाम किट, अभी तक हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस करे हैं अपने पास से। अभी एक क्वेश्चन हम एग्जाम किट के एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, है ना। तो दिस इज योर एग्जाम किट, होपफुली इट इज विजिबल टू एवरीवन, राइट। अब देख लो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने और बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है ना, दिख रही हैं। हाँ सर, कुछ तो है। कहता है इन्वेंट्री मूवमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर वर एज फॉलोज। जनवरी में परचेज थी 10 आइटम खरीदी, फरवरी में सेल्स थी 10 आइटम बेची, मार्च में परचेज थी 20 आइटम खरीदी, सेल्स थी फिर मार्च में 5 आइटम बेची, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 जनवरी को 6 आइटम $15 की वैल्यू थी। आपसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा क्वार्टर का यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट में, है ना। ना तो आपसे पूछा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होगी, ना आपसे पूछा है उसने क्या इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन में सीधा पूछा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। फिर बच्चे घबरा जाते हैं, अरे यार सर ने तो कॉस्ट बताई थी और बताया था क्या इन्वेंट्री की वैल्यू, ये कहां से कहानी आ गई। बच्चा, अगर आपको कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और रेवेन्यू पता है, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और फिर रेवेन्यू की बात करनी है, यानी कि इसमें पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगी बच्चा, फिर प्रॉफिट रेवेन्यू निकल के फिर प्रॉफिट की बात हम करेंगे। तो फुली समझ में आया। अरे सर बड़ा काम करना है इसमें, तो हाँ जी बड़ा काम करना है। तो इसको कैसे करना है, तो साइड बाय साइड हम दोनों चीजें खोल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये ये लो, होपफुली आपको अब मेरी दोनों स्क्रीन विजिबल है। ये बेटा आपका क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन विजिबल हो जाए। राइट, दिस इज योर क्वेश्चन 156 क्वेश्चन नंबर है, और ये मेरा है आपका पैड, स्क्रिबलिंग पैड जिस पर मैं कर रहा हूँ काम। यहाँ पर आपका वेटेड एवरेज मेथड से कर रहे हैं, है ना। अच्छा सर, इसमें तो ना वेटेड एवरेज ही लिखा है, तो कौन सा वेटेड एवरेज लगाएं। एडवाइजेबल क्यूमुलेटेड वेटेड एवरेज लगाएं, वो ज्यादा बेटर है ना। ठीक है, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज लगाएंगे आप, पीरियोडिक नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्यूमुलेटिव लगाएंगे। क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज से इसको हम करेंगे। तो मैंने फॉर्मेट यहाँ कॉपी कर लिया है वहां से इस क्वेश्चन का। अब आप इसको कैसे करना है, कुछ कुछ चीजें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो मिस मत करना, कुछ कुछ चीजें मुझे इस क्वेश्चन में बच्चे आपको बतानी है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। I'm sorry। ये लो जी। कहते हैं जी जनवरी डेट, ऐसे नहीं है, एक महीना नहीं है, प्रॉपरली जनवरी की डेट दे रखी है। कहते हैं जनवरी में आपके पास जो है ना कुछ तो ओपनिंग स्टॉक था, तो स्टॉक को तो स्टॉक वाले में लिख देते हैं, ठीक है। जनवरी में कुछ तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, कितना था, कहते हैं 6 आइटम, 6 आइटम्स थी और $15 हर एक की वैल्यू थी। तो $90 की ये मेरे पास आइटम्स थी, मैंने लिख दिया जी। उसके बाद फिर मैंने जनवरी में ही कुछ नई परचेज करी, है ना। कितनी परचेज करी जनवरी में नई, कहते हैं जी परचेज करी 10 आइटम 19.80 के रेट में। तो यहाँ पर मैं परचेजेस में डालूंगा 10, 19.80 के रेट पर, तो ये बना 198। तो when every time material is purchased a new rate is to be computed, हमने सीखा था क्यूमुलेटेड में। तो हमें क्या करने का है, क्या करने का है, बताओ ना क्या करने का है। सर बस इसको जोड़ने का है कि हमारे पास अब टोटल यूनिट्स हो गए 16
और जो टोटल कॉस्ट हो गई वो 198 प्लस 90 हो गई 188। आई होप सो मैंने करेक्ट टोटल किया है ना? इज इट यस? तो यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ जी, कोई बात नहीं जी, है ना? 198 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 288। सॉरी, है ना, मैंने गलत किया है ना। 288 डिवाइडेड बाय कितना? 16। 18 की आपकी आ रही है एवरेज कॉस्ट। तो मैं यहाँ पर 18 लिख देता हूँ, यानी कि अब के बाद जितने भी यूनिट्स इशू होंगे वो कितने रेट पर होंगे? 18 पर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट कैच है, ध्यान से समझना। क्या कैच है? फरवरी में हमने सेल करी है, इन्होंने आपको दिया यूनिट भी और रेट भी 30 का रेट, है ना? और बच्चे यही 30 का रेट लगा देते हैं कि अच्छा दिया तो हुआ रेट। बच्चे, ये रेट सेलिंग प्राइस है। दिस इज नॉट टू बी अज्यूम्ड एज द इशू रेट। इशू रेट हमेशा कॉस्ट होती है। ये बाइफरकेशन हमेशा याद रखना। हम इशू रेट हमेशा चाहे एवरेज कॉस्ट करें चाहे एक्चुअल कॉस्ट करें, कॉस्ट ही लेते होते हैं। हमें सेलिंग प्राइस, स्टोर्स लेजर में सेलिंग प्राइस कहीं भी नहीं लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो इशू रेट इन्होंने नहीं दे रखी है, इशू रेट आपको लेनी पड़ेगी 18 जो आपने निकाली है। दिस कुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एवरी चाइल्ड विल डू, राइट? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 188 लिख दिया जी। इसके बाद 188 नहीं, सॉरी, 180 हो गया आपका जी। 10 यूनिट्स, अब आपके पास 6 बचे हैं और 18 पर डॉलर की रेट है। तो यहाँ पर आपके पास 108 के ये का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। होपफुली समझ में आ रहा है, राइट? ठीक है, उसके बाद मार्च में कह रहा है जी परचेज फिर करी है और सेल भी करी है। तो क्या करें सर? मार्च में परचेज और सेल भी करी है, तो मार्च में पहले परचेज की एंट्री होगी, पहले आप उसका वेटेड एवरेज निकालेंगे क्योंकि डेट्स तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है कौन सी मार्च को। तो पहले परचेज की एंट्री करेंगे फिर सेल की एंट्री करेंगे 20 आइटम्स 24.50 के रेट पर। तो टोटल कितना हुआ बच्चा? इसको कर लेते हैं, 20 इंटू 24.5, दैट इज 490 के मैंने प्रोडक्ट्स और खरीदे हैं। और ये करने के बाद मैं एक नई वेटेड एवरेज रेट निकालूंगा। कैसे? कि भाई मेरे पास 490 के मैंने नए प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और ऑलरेडी पहले से जो स्टॉक की वैल्यू थी वो 1080। तो टोटल होकर के ये हो गया बच्चा कितना? 598। तो 598 टोटल स्टॉक की वैल्यू हो गई। यूनिट्स 6 पहले थे और 20 अब खरीद लिए हैं, तो 26। तो इसको हम अगर डिवाइड कर दें 26 से, 598 को हम डिवाइड कर दें बच्चे किससे? 6 टू बी डिवाइडेड बाई 26, तो ये आ जाएगी नई रेट 23। तो ये हमारी 23 रेट वुड बी यूज फॉर सेल्स के लिए। मार्च ही दोबारा लिखूंगा, राइट? मार्च सी एच क्यों लिखूंगा ना, और लिख रहा है ना, मार्च ही लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, फिर इशू कर रहे हैं हम मार्च में कितने यूनिट्स? 5 आइटम्स हम इशू कर रहे हैं जिसके लिए रेट होगी 23। और यहाँ पर जो रहेगा अमाउंट रहेगा 23 इंटू 5, ये रहेगा 115, है ना? आपके पास जो स्टॉक बचेगा वो बचेगा 21 का। ठीक है, और वैसे स्टॉक की वैल्यू लास्ट में नहीं निकालें तो भी चलेगा, पर ठीक है निकालते आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये स्टॉक की वैल्यू पूछी तो उसने है नहीं है, ठीक है, लास्ट वाली अगर नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, पर कोई नहीं, निकाल लेते हैं, मैं तो पूरा ही बता रहा हूँ। तो 21 और 23, है ना? और यहाँ जो बचा है आपका, कितने का स्टॉक बचा है? 21 इंटू 23, दैट इज 483, राइट? तो 483 का आपके पास स्टॉक बचा है। करेक्ट बात है? ओके है, कोई इशू नहीं। तो कहता है अब आप को तो ये तो निकालना ही नहीं है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना ही नहीं था, पर फिर भी अब निकाल दिया है तो मैं रिपोर्ट कर देता हूँ मेरी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी है? 483। वैल्यू ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड मेरी कितनी है बच्चा? वैल्यू ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है मेरी 180 प्लस 1115, दैट इज 295। इसने पर मुझसे ये भी नहीं पूछा, इसने मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, तो इसके लिए मुझे सेल्स लेनी होगी कि मेरी सेल्स या रेवेन्यू कितना है। अब वो $30 ईच मेरे को काम आएगा, और मैंने 10 आइटम जो बेचे फरवरी में और 5 आइटम जो मार्च में बेचे, दोनों $30 के रेट पर बेचे हैं।
तो 15 इंटू 30, मेरी जो टोटल सेल्स है वो है $450 की। इसीलिए जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वो कितना आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट, है ना। तो सेल्स है 450 और कॉस्ट है मेरी कितनी निकाली थी आपने? 295। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा बच्चा, बता दो ना मुझे कितना आएगा सर। ये आएगा 300 माइनस कर दे तो 150 और 5 और, तो 155 का प्रॉफिट आ रहा है आपका। यहाँ पर कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ आपको। 450 माइनस 295, इट इज $155 का प्रॉफिट। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो दैट मीन्स आपका आंसर है बच्चा कौन सा? डी आपका करेक्ट आंसर है। दिस इज हाउ ये 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे निकलता था, है ना। अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इसे कितनी जल्दी निकाल पाते हैं, राइट। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। काम करने का तरीका तो यही है, वरना क्योंकि वहां पर जो है आपको एमसीक्यूज करने होते हैं, तो फॉर्मेट अगर पूरे यूज भी नहीं करेंगे, इस तरह से सुंदर तरीके से सजा के भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। रफ कॉपी में रफ पैड पे स्क्रिबल करें और फटाफट आंसर्स निकाल दें। पर स्टिल ये सारी चीजें उसमें है। तो इसमें क्या सीखा कि यहाँ पर जो है यूनिट जो रेट दे रखी है सेल्स की, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमारा काम ही रेट निकालने का है किसी भी मेथड में। तो इसीलिए हमें टेक्निकली जो रेट निकालेंगे हम TWA फीफो लिफो का यूज करके, वही यूज करनी है इशू के लिए। सेल्स का जो प्राइस है, वो जो सेल की रेट है, वो सेल्स प्राइस है, वो यहाँ यूज नहीं। समझ आ गया? सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बहुत आसान है ना। बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर, बहुत आसान। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और बनता है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, राइट। 159 अगेन। अब इसको मैं मेरे को पैड की जरूरत नहीं है ना, तो मैं अपने इसको पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ एग्जाम किट को। ठीक है, ये क्या हुआ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा 159। कहता है इन टाइम्स ऑफ राइसिंग प्राइसेस द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड as opposed to weighted average cost method will result in which one of the following combination। कहता है अगर प्राइसेस बढ़ रहे हो, ठीक है, राइसिंग प्राइसेस इन्फ्लेशन हो, ठीक है, इन्फ्लेशन हो, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में अगर हम फीफो यूज करें या वेटेड एवरेज यूज करें, यानी कि फीफो वेटेड एवरेज की बजाय अगर हम फीफो यूज करने लगे तो क्या हो? फीफो और वेटेड एवरेज का डिफरेंस पूछा। फीफो और वेटेड एवरेज का डिफरेंस क्या होगा? राइसिंग प्राइसेस है, राइसिंग, अगर इन्वेंट्री के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फीफो के हिसाब से इन्वेंट्री कैसे होगी? हमेशा लेटेस्ट प्राइसेस पर, बताया था। लेटेस्ट प्राइसेस पर अगर आपके फीफो के हिसाब से इन्वेंट्री हमेशा, इन्वेंट्री की वैल्यू हमेशा अपडेटेड रहती है, और अपडेटेड वैल्यू में जो है आपके गुड्स के प्राइसेस जो है कैसे हैं? बढ़ रहे हैं, राइसिंग प्राइसेस हैं। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे होगी? इन्वेंट्री की वैल्यू करंट वैल्यू यानी कि हायर वैल्यू को लेकर के होगी। हाई वैल्यूज होगी इन्वेंट्री की, है ना, हायर वैल्यू होगी हमेशा, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इन्वेंट्री फीफो में करंट प्राइसेस पर होती है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा ही होगी। ठीक है, और वेटेड एवरेज में इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी फीफो के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वेटेड एवरेज तो पुरानी चीजों को भी कंसीडर करेगा, एवरेज आउट करेगा। तो अगर आपके अभी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, पुराने कम थे, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो अभी से तो कम ही आएगा। तो वेटेड एवरेज में फीफो के मुकाबले राइसिंग प्राइसेस के केस में वेटेड एवरेज की इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी और फीफो की इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा फीफो में राइसिंग प्राइसेस के केस में ज्यादा होगी, लो तो नहीं हो सकती। तो ए और सी में से कोई आंसर हो सकता है ना। पर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, खाली क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखी। तो याद करो,
कि टोटल तो हमेशा सेम ही होता है ना। अगर इन्वेंट्री बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है, यही बताया था। और अगर इन्वेंट्री कम होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाती है। करेक्ट। तो इन्वेंट्री अगर बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हायर तो नहीं हो सकती, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमेशा कम होगी। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम दिखाई है तो प्रॉफिट, कॉस्ट कम दिखाई है तो प्रॉफिट हमेशा बढ़ जाएगा। इसीलिए 159 में ए कुड बी द करेक्ट आंसर। समझ गए कि कैसे इस तरह के, इसी तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना और उनके लिए आपको एग्जाम किट नहीं छोड़नी है। हर वीडियो के साथ में इसीलिए एग्जाम किट के क्वेश्चन नंबर्स डाल रहा हूं, ताकि आप हर वीडियो के साथ एग्जाम किट को करते रहें और होपफुली आप कर रहे हैं। राइट, तो दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग कि किस तरीके से हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करते हैं और किस तरीके से हम टेक्निकली जो है अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालते हैं। इसमें हमने कुछ मेथड्स पढ़े, फीफो, आई एम सॉरी, एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज के दो पोर्शन का, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज और पीरियडिक वेटेड एवरेज, और इन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े, क्वेश्चंस करके देखे। अब आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप प्रैक्टिस करें और अगर कोई क्वेरी है तो वो पूछें। वीडियो से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें अपनी क्वेरीज, और लोगों के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो सके। राइट, तो अभी जो है इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। नए टॉपिक में हम टेक्निकली ये जानेंगे अब कि इन्वेंट्री कंट्रोल के टूल्स क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट आने वाली है ईओक्यू, है ना। ईओक्यू जो बहुत बच्चे कहते हैं जी नहीं समझ में आता, ईओक्यू, ईबीक्यू और स्टॉक लेवल्स और बहुत सारी कॉन्सेप्ट हम कंट्रोल में जानेंगे। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस और न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ होंगे और कॉन्सेप्चुअल सॉर्ट ऑफ होंगे, तो ध्यान रहे, मिस नहीं करना। लगातार बने रहो, लगातार सारे नए अपडेट्स देखते रहो और अपनी तैयारी में लगे रहो और अच्छे नंबरों के साथ पास हो। तब तक के लिए नए वीडियोस तक आप प्रैक्टिस करें, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड टिल देन आई एम जस्ट टेकिंग अ बिट। ठीक है, आपसे विदा लेते हैं, अलविदा कहते हैं, एंड देन विल मीट अगेन। ओके, बाय बाय। Okay, students.